बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आपने अपने आप को भी कुछ टाइम दिया होगा, अपनी क्लोज़ फैमिली को भी टाइम दिया होगा और जो एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी कुछ वक्त ज़रूर गुजारा होगा। लेकिन इस वीकेंड पे हमने नोटिस किया कि बहुत से लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हुई। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तबीयत किस तरह से ख़राब हुई। ज़्यादातर जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, जब हम गर्मी सर्दी से ज़रा वार्मर वेदर की तरफ जा रहे होते हैं, बीच का ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें स्प्रिंग आती है, जिसको हम बहार कहते हैं, एलर्जीज़ वगैरह, ज़ुकाम खांसी वगैरह तो एक नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमने ऑब्ज़र्व की ओवर दिस वीकेंड पिछले एक हफ़्ते में, वो ये है कि लोग डिहाइड्रेट बहुत हो रहे थे। अब डिहाइड्रेशन, इसका मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब आपके सिस्टम में उतना पानी हो, हाइड्रेशन हो जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, बल्कि उससे ज़्यादा हो, कम ना हो। हाइड्रेटेड बंदा वो है। डिहाइड्रेटेड बंदा कौन है? जिसके जिस्म में पानी की और पानी ना की कमी की वजह से नमकियात की भी कमी हो जाए, जिसकी वजह से पंजाबी में अक्सर कहते हैं कि घुड़ुल घुड़ुल पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी मतलब क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और आपकी बॉडी में अजीब सी पेन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हीट स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो जाती है। और हीट स्ट्रोक में तो इंसान को तपता गरम, मतलब इंसान का जिस्म हो जाता है, तेज़ तरीन बुखार चढ़ जाता है और बंदा कहता है कि बाहर गर्मी, घर के अंदर गर्मी, इसको बुखार क्यों चढ़ रहा है? होता यह है कि जिस्म में नमकियात इतनी कम हो जाती हैं कि आपकी बॉडी क्रैम्प करना शुरू हो जाती है, और जब एक सर्टन पॉइंट से कम पानी आपकी बॉडी में हो तो फिर आपको बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है, इंसान के ऊपर बेहोशी भी तारी होना शुरू हो जाती है, नौजिया भी लोगों को होना शुरू हो जाता है, और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जिस्म हमारा व्यूअर्स बना हुआ है पानी से, ज़्यादातर 60 से 70% अगर आपकी बॉडी पानी है, तो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर खुराक तो सही मिकदार में डाल रहे हैं लेकिन पानी नहीं डाल रहे सही मिकदार में, तो वो आपके जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है, आपके निज़ाम हज़म को मुतासिर करती है, क्योंकि आपको जिस्म में, सिस्टम में एक सर्टन अमाउंट पानी की ज़रूरत है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज़ वगैरह से, बवासीर वगैरह से बच सकें, राइट। सो पानी एक तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। फिर पानी आपकी अंदरूनी सफाई करता है, तो आपके गुर्दों और जिगर के लिए बड़ा ज़रूरी है। खून भी एक लिक्विड की फॉर्म है, तो खून भी तभी बनेगा जब आपके जिस्म में पानी होगा ताकि वो खून बन सके, राइट। देखिए, बॉडी में खून है, उसके अलावा मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, हड्डियां हैं। सो बात यह है कि जो वाहिद चीज़ आपको लिक्विड प्रोवाइड करती है वो तो पानी ही है जो आप कंज्यूम करते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी हम दिन में 2 दफ़ा चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक भी लेते हैं, तो हमारी पानी की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। व्यूअर्स, ये बात सरासर 100% गलत है। अगर एक बंदा इंसान अगर आपको कहा है कि 8 से 10 ग्लास आपने पानी पीने हैं दिन के, और गर्मियों में तो 12 ग्लास तक भी, अगर बहुत ज़्यादा हब्स है और आपको पसीना बहुत आ रहा है, तो वो पानी जब आपके सिस्टम से व्यूअर्स निकल रहा है तो उसके अंदर वापस पानी जाएगा तो आपकी बॉडी नॉर्मल होगी ना। तो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने 2 सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, हमने दिन में 3 कप चाय भी पिए थे, 2 ग्लास पानी भी पी लिया, तो भाई 7 ग्लास तो पूरे हो गए। व्यूअर्स, ये बिल्कुल गलत है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, किसी भी चीज़ जिसमें कैफ़ीन या टैनिक एसिड जाता है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं, वो कौन सी ड्रिंक्स होती हैं? एनर्जी ड्रिंक्स। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं दिन में 2-2 दफ़ा कि यार वो थोड़ी सी डाउन हो रही थी तो मैंने वो एनर्जी ड्रिंक ले ली तो मैं ठीक हो गई। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में नमकियात की ऑलरेडी कमी थी, जिसकी वजह से उससे आपको बूस्ट मिला। लेकिन व्यूअर्स, उस वक्त कुछ लम्हों के लिए तो आपको बूस्ट मिल जाता है, लेकिन कैफ़ीन जो हर सॉफ्ट ड्रिंक में शामिल होती है और अक्सर जो है आपकी कॉफ़ी के अंदर भी शामिल होती है और आपकी चाय के अंदर भी शामिल होती है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके अंदर जो कैफ़ीन की मिकदार है वो आपके अंदर से पानी को निकालती हैं। वो जिस तरह हम डायरेटिक कहते हैं उसका रोल अदा करती है, आपके जिस्म से यूरिन के थ्रू जो है इसको सारा निकाल देती है। अब होता ये है कि आपने अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक पी है तो उसके इवज़ अगर आप 2 ग्लास नॉर्मल पानी के पिएंगे तो तब आपका सिस्टम नॉर्मल होता है। अब अगर आपने 2 सॉफ्ट ड्रिंक पी तो उसकी जगह आपने 4 ग्लास पानी पीना है तो आपका सिस्टम बैलेंस में आएगा। अब आपने अगर 3 कप चाय पिए तो आपने 6 ग्लास पानी भी पीना है उसके साथ, अब आपके 10 ग्लास पानी हो गए।
और उसके अलावा आपने कहा कि जी मैंने 3 ग्लास तो पानी पिया था, तो 13 ग्लास आप पानी पिएंगे तो कहीं जाके ये जो आपने एक्स्ट्रा फनकारियाँ की हैं वो कवर होंगी। आई नो व्यूअर्स, चाय के बारे में बहुत से लोग जो इस वक्त अपने आंखें इस तरह कर रहे होंगे और कहेंगे कि लो जी चाय तो नहीं छोड़ सकते। मैं आपको नहीं कह रही कि आप चाय छोड़ें, लेकिन चाय के साथ फिर जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी करें। चाय का कप पीने से पहले 1 ग्लास पानी पी ले, उसके बाद चाय पीने के कुछ देर के बाद 1 और ग्लास पानी पी लें, ताकि कम से कम वो जो आपने चाय पिया है उसका आपको नुकसान ना हो। जहाँ पे कैफीन सिस्टम के लिए, अगर आपको माइग्रेन के इश्यूज़ हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स है, अच्छी है, वहाँ पे पानी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसके बाद बाकी सब चीज़ है। व्यूअर्स, ऑक्सीजन और पानी, अगर ये चीज़ें इंसान को ना मिलें तो कुछ ही देर में इंसान मर जाता है। खाने पीने की चीज़ें उसके बाद आती हैं, पानी तो आपकी ज़िंदगी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो व्यूअर्स, ये अंडरस्टैंड करना कि अपने जिस्म को हाइड्रेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन सिर्फ प्यास लगने से नहीं, बल्कि पहले से आपके जिस्म में जो सिग्नल्स हैं उनको समझने का नाम है। क्या होता है, एकदम से पागलों वाली प्यास लगती है तो इंसान कहता है कि हाय अभी प्यास लगी है। एक्चुअली प्यास आपको काफ़ी देर से लग रही होती है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को बेवक्त भूख लगती है, जैसे कि आपने नाश्ता किया और उसके 2 घंटे के बाद जो है आपको भूख लगनी शुरू हो गई। अब 90% चांस ये है कि आपको भूख नहीं लगी अगर आपने नाश्ता सही किया, आपको शायद प्यास लग रही है। तो 1 ग्लास पानी पी के देखें। और पानी पीने का भी व्यूअर्स एक ढंग है, एक तरीका है। जिस तरह खाना हम कच्चा नहीं खाते और मतलब गोश्त कच्चा उठा के उस तरह खाना नहीं शुरू कर देते, और खाने को कुक करके और फिर अगर खाना कुक्ड भी है तो उसको रखने का एक सर्टन तरीका है, और खाना भी एक मिकदार से ज़्यादा और उसकी कॉम्बिनेशंस में उसे कंज्यूम करते, तो पानी पीने का भी एक तरीका, एक ढंग है। अक्सर लोग सुबह उठ के 1 लीटर कहते हैं हम सुबह सुबह पानी पी लेते हैं, फिर सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, और रात को भी ना मतलब सोने से 2-3 घंटे पहले भी 1 लीटर पानी पी लेते हैं। व्यूअर्स, ये भी गलत है। पानी सारा दिन आपने पीना है। देखें, अगर आपने अपने इंटरनल सिस्टम को साफ़ रखना है तो पानी, और आपका सारा दिन जो है और रात को भी आपके गुर्दे, आपका जिगर, आपका निज़ाम हज़म काम कर रहा होता है, तो पानी की ज़रूरत तो उसको सारा दिन है। सिर्फ जब आपने ब्रेक देनी है वो है सोने से कुछ घंटे पहले, जैसे कि 2 या 3 घंटे पहले बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, ताकि रात को फिर आप सुकून से सो सकें और बार बार उठ के बाथरूम ना इस्तेमाल करें। बट जो लोग रात को फिर एकदम से पानी पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर रात को सारी रात वो वॉशरूम जाते रहते हैं, फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती, और वो भी सेहत के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। सो व्यूअर्स, फाइंडिंग बैलेंस, हमारा पॉइंट मॉर्निंग एट होम में एक ही होता है कि बैलेंस ढूंढने की कोशिश करें और वो चीज़ें डिस्कस करें जो डे टू डे लाइफ में अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे तो वो करनी शुरू करें, और लाइफ में पॉजिटिविटी और हेल्थ की तरफ जाए। न्यूज़ में कल कहीं पे पढ़ रही थी तो किसी ने ना एक बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा था कि हम लोग हमेशा पतला होने की बात करते हैं, हम पतला होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ ठीक करने वाली होती है खुराक, हम उसको ठीक नहीं करते। ठीक है, फिर हम अपनी स्किन को अच्छा करने की, एंटी एजिंग की बार बार बात करते हैं, लेकिन एंटी एजिंग फूड्स नहीं खाते। हमने बाहर से स्किन को ठीक करना है, लेकिन जो चीज़ें स्किन को अंदर से ख़राब कर रही होती है उनको हम ठीक नहीं करते। तो व्यूअर्स, अगर वज़न कम करने की भी बात करें, अगर स्किन को खूबसूरत करने की बात करें, तो ये दोनों चीज़ें भी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से बेहतर होती हैं। व्यूअर्स, अपने दिमाग में फ़िट कर लें कि मैं कुछ भी खाऊं, पीऊं, कुछ भी लूं, पानी, जस्ट प्योर वाटर आपने लेना है 8 से 10 ग्लास। आप अब इसमें थोड़ी सी मिकदार डिटॉक्स वाटर की भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि रात को पीसेस कट करके, स्लाइस अच्छे से साफ़ सुथरे करके, ये सारी चीज़ें, पुदीना, नींबू के पीसेस और अदरक को आपने अच्छी सा साफ़ कर दिया, अच्छे से वॉश करके उसको नीट क्लीन करके, थोड़ा सिरके वाले पानी से भी साफ़ करके, फिर साफ़ पानी के अंदर उबले हुए 2-3 दफ़ा बॉयल हुए हुए पानी के अंदर आपने नींबू एक स्लाइस करके डाल दिया, बेशक बीज भी चले जाए, नो प्रॉब्लम। आपने कुछ पुदीने के, 1 गट्ठी पुदीने के लिए उसमें से पत्ते उतार के आपने डाल दिए, और आपने अदरक के 1 इंच का पीस जो है उसके 2-3 पीस कट करके पानी में डाल के, बेशक 1 लीटर की बॉटल के अंदर आप डाल के उसको रात को छोड़ दें।
सुबह आप उस पानी को एज इट इज़ पिएं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको रहने दें, अगर आपने उनको निकालना है तो निकाल लें, बट अदरक भी अगर आप चू करके खा लेंगे तो नेचुरल एंटीबायोटिक है, पुदीना खाएंगे तो आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप उसके अंदर ऑफ कोर्स लीमू रहते हैं तो वो फैट कटिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं और डिटॉक्स की भी। अब इसी पानी के अंदर आप एक चुटकी सौंफ भी डाल सकते हैं कि जायका ज़रा सा मज़े का हो जाए, लेकिन चीनी और नमक का आपने इस्तेमाल नहीं करना, डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर जब वो इस तरह डाल देते हैं तो मसला हो जाता है। अब ये पानी आपने सारा दिन 1 लीटर पिया और उसके साथ साथ आपने 6 गिलास और नॉर्मल पानी के पी लिए, आपकी पानी की रिक्वायरमेंट दिन की पूरी हो गई। फिर आप अगर चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ओके, लेकिन याद रखिएगा 4 कप कॉफ़ी पीने के बाद अगर आप दिन में 8 गिलास पानी पी रहे हैं तो आप सिर्फ कॉफ़ी को बैलेंस में लेके आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी आपने सिस्टम में नहीं कोई डाला। तो ये चीज़ें याद रखनी है। डिहाइड्रेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक में, जिस इंसान के जिस्म में ऑलरेडी पानी की कमी है, नॉर्मल बंदा अगर गर्मी में निकलेगा तो उस बंदे की शायद जो है थोड़ी नमकियात कम हो तो वो डिहाइड्रेट हो, लेकिन डिहाइड्रेटेड बंदा जब गर्मी में बाहर निकलेगा तो जब उसकी मज़ीद डिहाइड्रेशन होगी तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और व्यूअर्स, हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स तो अक्सर अस्पताल में पड़े होते हैं। व्यूअर्स, हीट स्ट्रोक से मौत भी वाक़या हो सकती है, छोटे बच्चों में तो अक्सर डेथ का ये रीज़न बनता है और बुज़ुर्गों में भी। तो व्यूअर्स प्लीज़, आगे गर्मी का कुछ नहीं पता कि इस बार कितनी गर्मी आनी है कितनी नहीं आनी, अभी से अपनी बॉडी को पानी पीने की आदत डालें। और व्यूअर्स, जिन लोगों ने सर्दियों में भी 8 से 10 ग्लास पानी पिया है वो गर्मियों में नेचुरली 10 से 12 ग्लास पानी पिएंगे। आदत डालने की बात है। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्यास मरने वाली लग रही है, मरने वाला हाल हुआ है, उस वक्त पानी नहीं पीना, पानी उस वक्त पीना जब हल्की सी भी तलब हो प्यास की। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो सब चीज़ें जो हेल्थ के लिए वैसे ही बेनिफिशियल नहीं है, उनसे ज़रा इज्तनाब करें। स्पेशली एक बात यहाँ पे करूँगी कि अगर किसी इंसान को हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो, बहुत दफ़ा सफ़ेद वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो उसको बंदों को लोग निकाल के पिला देते हैं कि इसमें थोड़ी सी हम नींबू डाल के दे देंगे। व्यूअर्स, उस वक्त तो 2 मिनट का एनर्जी बूस्ट मिल जाता है, लेकिन फिर सिस्टम बड़ा बुरा क्रैश कर जाता है और फिर हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ पानी, या फिर अगर डॉक्टर का रेकमेंडेड ORS है तो उसका इस्तेमाल करें, या घर पे नेचुरल नींबू पानी बना लें चीनी के बगैर, जिसमें आप एक चुटकी जो है पिंक सॉल्ट जो है, हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो डाल लें। व्यूअर्स, तरीके बहुत से हैं अपनी हाइड्रेशन को बैलेंस में रखने का। जिन लोगों की स्किन पे झुर्रियाँ बहुत आती हैं, जो हर वक्त कहते हैं कि यार स्किन बहुत ड्राई है, अजीब स्किन के मसाइल हो रहे हैं, तो व्यूअर्स, अगर आप एक अच्छी नेचुरल ग्लो भी स्किन में चाहते हैं, और सर्दियों और गर्मियों, जिस तरह सर्दियों में बहुत से लोगों ने ड्राइनेस फेस की, स्किन के स्कैल्प के इशूज़, तो अगर आप उनसे निकलना चाहते हैं एक नेचुरल तरीके से, तो पानी की मिकदार बढ़ाएं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि यार बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो भाई अंदर से गंदगी निकल रही है, जितनी दफ़ा बाथरूम जाएंगे उतनी दफ़ा आपके अंदर से फासिद मादे आपके यूरिन के थ्रू निकल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है व्यूअर्स। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो दिन में एक दफ़ा बस जाके यूरिन पास करते हैं या बाथरूम यूज़ करते हैं, ये बड़ी ही मायूब बात है व्यूअर्स। मतलब हमने अगर वॉशरूम जाना है और अगर आपने जिस तरह बाथरूम में यूरिन पास करना है, तो वो तो एटलीस्ट 3-4 दफ़ा दिन में आपको जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल चीज़ है। और अगर आप बड़े वाले बाथरूम के लिए आपने जाना है तो वो दिन में 1 दफ़ा हर बंदे को 1 या 2 दफ़ा जाना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ का इशू है तो तब भी आप बीमारियों की तरफ जाएंगे, और वो कब्ज़ की भी रीज़न बहुत बड़ी पानी की कमी होती है। तो आइए किचन की तरफ अपना रुख करते हैं। आज हमने डिहाइड्रेशन पे बड़ी बात की है, लेकिन व्यूअर्स, बात ये है कि ये वो बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं। तो शेफ़ फ़खरुन्निसा की तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए मुझे कि आज हम बात करें डिहाइड्रेशन की। कितनी दफ़ा होता है कि ख़वातीन किचन में, स्पेशली गर्मियों में और जब हब ज़्यादा होती है, खाना पकाते पकाते बेहोश हो जाती है। ऐसे ही है। और ख़ुद किचन में खड़ी हुई हैं, और कोई पूछे कि आप किचन में कुकिंग कर रही हैं और 10 और चीज़ें कर रही हैं, एक पानी का गिलास अपने साथ रख लें। जरा दिखाइए, आपका वहाँ पे पानी का जग भी अक्सर पड़ा होता है, पड़ा हुआ है? जी पड़ा। ये देखें व्यूअर्स, आपको हम दिखाते हैं किचन के अंदर, ये देखें वहाँ पे भी पानी का जग पड़ा हुआ है, ये देखें। और साथ में पानी का ग्लास होता है कि भाई जिसने पानी पीना है वो पानी पी ले। ये देखिए मेरे पास भी यहाँ पे पानी पड़ा होता है कॉन्स्टेंटली, कि अगर प्यास लग रही है, अब 2 घंटे में ऑन एयर जाऊँ और मैं एक घूंट पानी भी ना पीऊँ, व्यूअर्स, गला खुश्क अपनी जगह
और उसके अलावा अब 2 घंटे दिन में बिल्कुल ही पानी नहीं पिया, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एटलीस्ट 2 नहीं तो 1 पूरा ग्लास तो मैं मुकम्मल पी लूँ। मैं शो से पहले भी बाथरूम यूज़ करती हूँ, शो के बाद भी व्यूअर्स, इसलिए ये इतनी ज़्यादा पर्सनल बातें आपसे शेयर कर रही हूँ कि लोग कहते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता। व्यूअर्स, निकालना पड़ता है। ये जिस्म फ़ख्रुन्निसा, हमने सारी ज़िंदगी इसी जिस्म में रहना है। सही। गाड़ियाँ चेंज हो जाती है, घर चेंज हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, तलाक़ें होके मियाँ बीवी भी चेंज हो जाते हैं, जिस्म नहीं चेंज होना। बिल्कुल सही आपने कहा। जुगन, मेरे साथ ये असल में इशू रहा है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। मैं पानी बहुत कम पीती थी, तो वो मुझे जब बच्चों के टाइम पे मुझे इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि मतलब मुझे बहुत सी प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ी। स्टिल मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं उतना पानी नहीं पीती हूँ जितना मुझे पीना चाहिए। उसकी वजह से अक्सर मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती है, डैंड्रफ इशू, स्किन की ड्राइनेस। और वो आपके वाली बात कि बस ये थोड़ा सा अगर हम अपने साथ ये करें कि हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लें तो दिन में 12 गिलास आपके ईजीली जो है वो कवर हो जाएंगे। और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। वाकई ये चीज़ें हम अपने साथ करते नहीं हैं, अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी तो हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहनी है और सब कुछ तो आगे पीछे हो जाना है। और बात ये कि देखो फ़ख्रुन्निसा, जो चीज़ें हम करते हैं ना वही चीज़ें हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। अब मैं पानी अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा पीती हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, मैं जब कनाडा गई ना यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो मेरे फर्स्ट ईयर में वही वाली प्रॉब्लम, पानी ना पीने की। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट्स, अच्छा, और क्योंकि वहाँ पे ना अम्मा सिर पे ना कोई बड़ा घर का था, तो मैं यूनिवर्सिटी गई, फर्स्ट ईयर में डॉम में रह रही थी। उस स्टूडेंट कार्ड होता था खाने का, आप जाते थे और वो स्वाइप करते थे और खाने पीने की चीज़ें। अच्छा, मैं वहाँ पे जाऊँ तो अब ज़ाहिर ही नई नई वहाँ पे ड्रिंक्स अवेलेबल, नई नई, मैं हर बार कोई ना कोई फिजी ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, इस फ्लेवर की, अच्छा वो मैं उठा लूँ और वो मैं सारा दिन वो ही पीती रहूँ। जैसे कि वो 500 ml की भी नहीं होती, और टोटल मेरी दिन में इनटेक होती थी वो पीती थी। और रात को कोई खाने के साथ सॉफ्ट, अच्छा हर बार खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक, पानी तो जैसे पीना ही छोड़ दिया। व्यूअर्स, मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गई, वो यूरिन इन्फेक्शन हुई, पता ही नहीं चला। मैंने कहा यार पता नहीं बैक में दर्द हो रही है, वो किडनी इन्फेक्शन बन गई। व्यूअर्स, सोचे मेरा फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का, फैमिली से दूर, सबसे दूर, डॉम में रह जाइए और हॉस्पिटल पहुँच गई। और फिर 8 दिन मैं हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी के रही हूँ, और उस वक्त मामा का वीज़ा नहीं लगा हुआ था। और मैं आपको, और उस वक्त डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि यू नीड टू हैव वाटर। उन्होंने कहा पीते क्यों? मैंने कहा मैं ये भी, मैंने कहा लिक्विड तो मैं ले रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं है लिक्विड, आपकी बॉडी को चाहिए पानी। बाकी सारी चीज़ें इंसान ने इन्वेंट किया, अल्लाह ने पानी बनाया था इंसान के पीने के लिए, माँ का दूध और पानी। बिल्कुल। तो ये तो सारी हमारी इन्वेंशंस है। फिर कहते हैं कैंसर बढ़ता जा रहा है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। सो बात ये कि व्यूअर्स, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गुर्दों को और जिगर को फ्लश करना कितना ज़रूरी है। और वो तकलीफ़ व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे पैदा किए हैं, 100 चीज़ें की हैं, लेकिन वो जो गुर्दों की तकलीफ़ थी ना व्यूअर्स, आज भी 17 साल की उम्र पे मैंने वो फील की थी। आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे एकदम से करंट लगता है सोच के। ऐसे लगता था जैसे किसी ने 2 सीखे लेके ना मेरे राइट एंड लेफ्ट साइड पे गुर्दों के अंदर डाल के उनको कोई घुमा रहा है। इसके अलावा मैं नहीं समझा सकती। आज भी मुझे वो पेन याद है। लोग बच्चा पैदा करके वो वाली पेन भूल जाते हैं, मुझे वो वाली याद है। तो उसके बाद मैंने पानी को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाई। और बच्चों के साथ भी बड़ा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से मेरे बच्चों के साथ आप हर वक्त उनकी पानी की बॉटल जो है वो देखेंगे और वो कॉन्स्टेंटली पानी पीते रहते हैं। आदत की बात है व्यूअर्स, मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ, फैसल पीते हैं, बच्चे भी देखा देखी पीते हैं। तो पॉजिटिव हैबिट्स बच्चों को डालनी है, नेगेटिव के बजाय। मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। शेफ फ़ख्रुन्निसा, आज किचन में भी आपने भी डबल काम रखे हैं। वैसे जो आपने कॉम्बिनेशन बनाई है ना, उसकी मुझे बिल्कुल लॉजिक नहीं समझ आ रही, मैं आपको पहले ही बता दूँ। लेकिन वो क्या है उसका टीज़र दे के हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप जब आएंगे तो आप खुद ही इनसे पूछ लीजिएगा कि ये क्या हरकत है शेफ फ़ख्रुन्निसा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ फ़ख्रुन्निसा के पास। प्याज फ्राई कर रही हैं और मुझे बार बार देख रही है, यानी कि मेरे ज़िम्मे सारे फजूल काम ही आपने लगा। बस इसलिए ये निकलने वाला था तो मैंने कहा मैं, अच्छा ये प्याज निकालने हैं, मैंने फ्राई निकाल। अच्छा मुझे ये बताइए आप ज़रा चिराको मासी कि ये आज आपने क्या को रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार की हैं? मतलब आज का आपका मेन्यू बड़ा मुझे ऑड लगा है। हलीम हम बना रहे हैं, अच्छा वो तो अपनी जगह बड़े मज़े की।
जीरे वाले चावल कौन खाता है लीम के साथ? जब हम ये ठेलों पे और ये बाहर से जब लोग खाते हैं ना, उसके साथ वो एक चावल सर्व करते हैं जिसमें ज़रा ये जो गरम मसाला और जो साबुत गरम वो मसाला जिसको होता है हम ना, वो हाँ। कहते हैं, वो वाले चावल, वो जो कहते हैं देगी चावल। जी जी, देगी चावल काइंड ऑफ। हाँ, उनको कहते हैं तो जीरे वाले ही होते हैं, बट हाँ हम जी। उनको देगी बुलाते हैं, ठीक है। तो हम वो अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं पॉइंट कि ऑफ व्यू अगर से साथ आपने बना रहे हैं। आज हलीम भी थोड़े से ज़रा डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने किसी ठेले वाले से ही ली थी और सीखी थी उससे। जो उसकी बड़ी मशहूर थी, और मैंने जिस तरह था उसको आइडिया के लिए पूछा, तो एक आधी चीज़ उसमें थोड़ी डिफरेंट थी, तो वो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने उसके बाद घर में भी ट्राई किया, तो बस जिस तरह होता है ना, वो टेस्ट डेवलप हो गया अच्छा से। तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि मुझे आप बता दें कि मैंने अब आगे करना क्या है, ताकि मैं अपना काम आप जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसका हम तड़का तैयार करते हैं, और साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मैंने कहा ज़रा मेरे को अनियंस ना बर्नट का फ्लेवर आए, तो इस वजह से ये लीजिए, ये आपके प्याज हो गए। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन को फ्राई करना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के तो मैं आपको सारी बाकी की इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें दही डालेंगे हम, और जो अपने मसाले डाल के इसका अच्छा से कौरमा सा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो अदरक लहसुन, एंड देन नेक्स्ट क्या जाएगा? मुझे उसमें साथ दही ही- डालेगा, और उसमें जो है मिर्च, नमक, और हल्दी। ये हम और किसके लिए बना रहे हैं? ये हलीम का जो कौरमा तैयार किया जाता है ना, जिसके अंदर हाँ। दालें फिर बाद में मिक्स की जाती हैं। मैंने कहा ज़रा हम हाँ, ये तो शुरू करें ना। इसको ना 2 लम्हे के लिए आपने इसको अच्छे से ज़रा भून लें। भून लें, ज़रा सा हल्का सा भून लें, ताकि उसका वो अच्छा सा टोस्टेड फ्लेवर आ Toasted जाए। flavour आ जाए, क्योंकि गार्लिक तो हो जाता है व्यूअर्स, जिंजर को 2 लम्हे लगते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट इसके अंदर हम योगर्ट इसके डाल अंदर हम देंगे। योगर्ट डालेंगे, और अपने बाकी के स्पाइसेस चिकन कब इसमें डालना डाल के। चिकन जो है जब थोड़ा सा ये जब इसका मसाला जो है भून जाएगा ना अच्छे से, जब दही अपना थोड़ा पानी खुश कर लेगी मसालों के साथ, तो फिर इसमें अपना जो है दाल और चिकन डाल के। मसाले पहले डाल दें? हाँ जी, मसाले साथ साथ डाल बताइए दें। कौन कौन से डालें? आप इसमें डाल दीजिए ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये डालना है ड्राई? ये चावलों के लिए। ये चावल। आप ये डालें जो सुरख मिर्च। अच्छा, चम्मच के साथ डालूँ ना? हाँ जी, हाँ जी, मुझे बताइए। 1 खाने का चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाल दें। ये? हाँ जी इतना? जी, डाल दें। और इसमें नमक डाल दें आप 1 टेबल स्पून। हल्दी डाल दें इसमें आधा चाय का चम्मच, क्वार्टर आप टेबल स्पून डाल दें। ये ये लीजिए, इसमें धड़ा मिर्च है और कश्मीरी मिर्च है, ये दोनों डाल दें। मिक्स और कर दें। इसमें हाँ जी, और इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं। ये सारा डाल दूँ? जी नहीं, सारी नहीं डालें, थोड़ी कम कर दीजिएगा, ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। जी ठीक है। और इसको हम मसाले को अच्छे से ज़रा भुनाई इसकी कर कर, तो इसमें ये जो है हम अपना डाल देंगे दही। और उसके बाद इसमें जो है हम दाल, और जो हमारी दाल है उसको मैंने रात भर सोक करके, तो सुबह इसको बॉईल कर लिया था, और इसको मशीन को, कि यहाँ पर थोड़ा शोर की वजह से मशीन को मैंने जो ग्राइंडर में अच्छे से इसको कर लिया है। वो तो बड़ा एक इजी स्टेप होता है। और इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय थोड़ी सी हल्दी डाल के, और इसको इन दालों को प्रिपेयर कर लिया। और चिकन अपना अलग से बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया हाथ से, और जो है उसकी यखनी जो है ना अपने साथ रख लिया, ताकि क्योंकि वो यखनी हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये चिकन पाउडर ये हम उसमें डालेंगे चावलों में। चावलों में डालेंगे, और कोई मसाला नहीं, कोई इसमें जो बाद में डालेंगी, लेकिन सूखा धनिया, चाट मसाला और गरम मसाला जो है हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले डाला ना तो उसका कलर बहुत डार्क सा हो जाता है। ठीक तो है। अब उसको हम- इसमें ये हाँ सारा जी, इसमें योगर्ट दही डाल जी, सारा दही इसमें डाल दें। आप देखिए दही बहुत अच्छे से उसको मैंने फेंटा हुआ है, ये नहीं है कि वो दानेदार नहीं है, कि वो फाइन ना उसकी पेस्ट बने। अब आप आ जाएं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ठीक है? ठीक है। हलीम के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। हलीम के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए हमने दालें ली हैं, उसमें दाल चना है 60 ग्राम, दाल मूंग 60 ग्राम, दाल माश 60 ग्राम, दाल मसूर 60 ग्राम, चावल 60 ग्राम, दलिया 60 ग्राम, गंदम जो साबित वाली होती है 1 पाव, हल्दी और 1 चाय का चम्मच। और इसके लिए जो हमने यखनी बनाई है जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया है, उसके लिए चिकन हमने लिया है आधा किलो, हड्डियाँ 1 पाव, पानी 2 लीटर। और हलीम का जो कौरमा है उसके लिए हमने तेल लिया है 250 मिलीलीटर, फ्राई प्याज जो है 75 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, दही 250 मिलीलीटर, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च कुटी हुई आधा खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच। और तड़के के लिए हम तेल लेंगे आधा कप, और उसमें बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद। और इसके जो है जो गार्निशिंग के लिए हमने फ्राई प्याज लेंगे, लीमू, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। और इसी तरह अपनी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ तड़के वाले चावलों तड़के वाले चावलों की तरफ अभी आते हैं। अच्छा, ज़रा मुझे ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप्स बता दें। ठीक है। इसमें अब हमने ना ये सारा अपना जो है ना थोड़ा सा फ्लेम पता नहीं है, थोड़ा फुल सा पे, हाँ। ठीक है।
इसमें अब हम ये अपना सारा दही ठीक है, और ये मैं डाल देती हूँ। अच्छा, डाल चावलों के लिए कुछ रेडी करना शुरू चावलों के लिए हम ऑयल गरम करके तो अपना जो गरम मसाला है सारा ये डालते हैं और इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा बस इसको जस्ट भूनेंगे और उसमें जो है ना हम अपना पानी डाल देंगे और उसमें सोख हुए चावल डाल देंगे। चावल तो जस्ट बहुत आसानी से और जिस तरह हम रेगुलर चावल बनाते हैं वैसे ही इसको हम बनाएंगे। और चावल हमारे सोख हाँ जी, सोक्ड है। तो इसी में बनाएंगे हम हाँ चावल। जी, इसी में चावल बना लेंगे। वंडरफुल। ये देखिए, अब योगर्ट को हमने एक हद तक ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, तो ये अच्छे से बुनाई इसकी मतलब है होना शुरू हो चुकी है। और अब हम इसमें बेशक डाल दूँगा जो है ना आपकी अगर आपने अब आप क्योंकि हाँ जी, आप बताइए। डाल दें इसमें। चलिए डाल दें हम यहाँ पे इसको। क्योंकि इसके अंदर दलिया और चावल वगैरह हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ये भी इसमें जब जाएगा इसमें थोड़ी यखनी ऐड होएगी तो बड़ा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर बस वही वाली बात है ना कि अच्छे से मज़े का मसाला आपने चिकन कब डालना है ये इसके? चिकन में डालने लगी चिकन वाली स्टेज में डाल देंगे, बिल्कुल। अगर आप योगर्ट के अंदर थोड़ा सा चिकन को भूनना भी चाहते हैं तो आप वो भून के उसके बाद डाल दें। चिकन उस तरह बॉयल्ड है तो इतना वो इशू नहीं है, ज़रूरत लेकिन नहीं अगर है, आपको लगे कि आपको वैसे अगर आप मसाले सही तरीके से भून लेते हैं ना तो फिर आपको उसके अलावा एज सच कोई वो इशू नहीं आता। जो ये इसके पास यखनी पड़ी, आप थोड़ी सी इसमें यखनी डालें ताकि आपको इजीली उसमें ना ये वो वाली हाँ जी हो गई हमारी यखनी। ये वक्तन हम इसमें यखनी अपनी ऐड करते जाएंगे। यखनी के लिए हड्डियों का ज़रूर लिया करो, इसको अच्छे से कुक किया करें ताकि जो इसमें वो कोलेजन कहते हैं या वो सब चीज़ें, और अपने घर के लिए जब आप बनाएं तो इस तरह के लवाजमात ज़रूर किया करें ताकि अपने बच्चों को हम हेल्दी दे सकें चीज़ें। हाँ, इसमें पानी भी डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम घर में बना रहे हैं अपने फैमिली के लिए तो क्यों नहीं उसको स्पेशल किया जाए। बिल्कुल। और देखें, बात ये कि किसी के लिए भी बनाएं तो स्पेशल बनाएं ना। माय पॉइंट इज़ कि खाना तो बड़े मोहब्बत प्यार और उससे बनाया जाता है और आप अपने हिसाब से उसको अब देखें ना, जैसे कि इसके अंदर हमने लिक्विड इतना डाल दिया है कि वो अब ज़रा सा वो हो गया। इसको एक उबाला आ जाता है, आप थोड़ी सी उसमें और यखनी डालें। एकदम से सारी बेशक ना डालें। हाँ जी, वो मिक्स करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, फिर हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड ऑन करते जाएं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं वो भून रहे हैं। इसमें अब आप जो है ना जुगन पानी डाल दें इसमें। इसी में? हाँ जी। अच्छा, ये 2 तड़का मिनट भूनने ज़रा। का- हाँ जी, कर लें 2 आप मिनट इसको। ज़रा होने दें। इसमें उनाब भी है? नहीं नहीं उनाब नहीं है, ये है वो मोटी इलायची है जो बड़ी इलायची होती है, और साथ वो बादियान का फूल है उसको थोड़ा क्रश किया हुआ है मैंने। अच्छा, और इसके अंदर आप क्या चाह रही हैं कि अब इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है। आप चाहें कि आपके पास स्पेयर थोड़ी यखनी हो तो आप इसको यखनी के साथ भी बनाएं, बहुत अच्छा सा उसका वो हो जाएगा फ्लेवर। चिकन पाउडर और थोड़े से आपने ये लवाजमात उसके अंदर डाल दिए तो वो उसका फ्लेवर जो है वो नेचुरली एलिवेट हो जाता है। यहाँ पे हम हलीम बना रहे हैं और हम इसमें साथ साथ यखनी भी इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। एक्चुअली चिकन हलीम तो दुनिया की आसान तरीन चीज़ है बनाने को। आप दाल घर में जब सम टाइम लेफ़्ट ओवर हो जाती है तो मैं तो ये भी करती हूँ कि उसको फ्रीज़ करती जाती हूँ, और किसी टाइम हलीम के लिए जब आपने तैयार करना हुआ चिकन आपने बॉईल किया और वो जो लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी वो सारी वो उसमें डाली। दालचा भी तो एक चीज़ होती है ना? दालचा दालचा भी एक चीज़ होती है जो दाल और चिकन वगैरह के साथ जो बनाया जाता है। दाल चिकन और साथ में लोग उसके अंदर राइस भी डालते हैं तो वो दालचा बन जाता है। चिकन वाली दाल अगर दलिया ना डाले तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक दालचा। सो ये बड़े मज़े मज़े की कॉम्बिनेशंस होती हैं व्यूअर्स। बात सिर्फ इतनी है कि हलीम जैसे कि निहारी है या पाए है, इट हैज़ टू बी कुक्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उसका मेन चीज़ होती है कुकिंग। अगर आप उसको सही तरीके से कुक करते हैं और थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं तो हलीम तो आप ना भी बनाएं साथ चावल तो हलीम तो एक बेहतरीन वो चीज़ है। एंड जो लोग ज़रा डाइटिंग है और डाइटिंग कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं, वो हलीम को विद स्पून भी खाएं। मैं देखें ना चावल ऑलरेडी इसमें डले हुए हैं, दलिया भी है, चावल भी हैं, सारी किस्म की दालें हैं, चिकन है, मीट, प्रोटीन, हर चीज़ आपकी इसमें पूरी हो रही है, तो बहुत मज़े का एक पूरा जो है ना उसका मील बन जाता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, मैं साथ साथ इसके अंदर क्योंकि आपको यखनी पता भी है डाल रही हूँ और साथ साथ उसको घोट रही हूँ। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, घुटाई जो है जो इसका तो मेन जो है उसी से इसका रेशा जो है ना वो बड़ा अच्छा भाई ज़बरदस्त चावल आपकी हलीम हो गई, आपके वो हो गए, क्या है उसका नाम, क्या उसको कहते हैं हम, हलीम हो गई, या आपने खीर बनानी है, ये घोट के बनाई जाती है। देसी खानों में हम थोड़ा सा जो बुनाई और घोटा वगैरह इसको ज़रा ज़्यादा किया जाता है प्रेफर।
अब यहाँ पे हमने और मज़ीद क्या करना है? इसमें अब कुछ भी नहीं, अब हम इसमें अपने चावल ऐड करते हैं, इसका थोड़ा पानी निकाल के। इसमें काली मिर्च जो है हमने साबुत यूज़ की हुई है चावलों के तड़के में, तो हमें इसमें और कोई मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि इसको हलीम के साथ सर्व कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और चावल भी इतनी मिकदार में व्यूअर्स बनाएं जितने खाए जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हलीम क्योंकि खुद इतनी हैवी होती है तो बहुत ज़्यादा चावल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर चावलों के साथ खा रहे हैं। वैसे तो मतलब रोटी के साथ या नान के साथ या बाय इटसेल्फ भी बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ व्यूअर्स, क्योंकि हमारा बेसिकली काम डन हो गया, अब सिर्फ पकने का काम है और जी, एंड ऐसे ही में प्रेजेंटेशन जी, का, जी, राइट? बिल्कुल। इसमें और कोई चीज़ तो नहीं अब ऐड नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस इसको जस्ट अब हम इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा, जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी, गोटा इसको लग जाएगा अच्छे से, तो सूखा धनिया, चाट मसाला और गरम मसाला हम लास्ट में इसमें डाल देंगे और बस उसको एंड पे हम प्याज के साथ तड़का लगाकर इसको फाइनल कर ये देंगे। मैं दिखाना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को। ये देखें, ये देखें, ये है रेशा। आप अब ज़रा स्पून को अगर देखेंगे ना हमारे, ये देखें, ये देखें, ये रेशे जो उसके बन रहे हैं और ये अभी और हाँ, होंगे। और अभी तो इसको समझिए बस ये मतलब अभी स्टार्ट ही था, अभी तो जो है थोड़ा सा और इसको मज़ीद हम अच्छे से कुक करेंगे तो ये बड़ा अच्छा इसमें जो है ना रेशा मज़ीद होती है और ये अच्छा देखें ना, बनेगा। क्योंकि मसाला ऑयल सब यकजान हो गया। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, डिहाइड्रेशन की बात करें तो बड़े लोग जो हैं जब डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आलू बुखारे और इमली के शरबत को पीते हैं, और स्पेशली अगर किसी को वो गर्मी लगी हुई हो वटेवर। सो उसको बनाने का सही तरीका क्या है और उन दोनों चीज़ों के, इमली के और आलू बुखारे के, इस मौसम में बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज़ैनब गोंदल ने ज्वाइन किया है, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। ज़ैनब, आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया डिहाइड्रेशन से, कि भाई समझाया पहले कि हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एक हाइड्रेटेड बॉडी क्या होती है और डिहाइड्रेटेड बॉडी के क्या मसाइल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, इवन ख़वातीन किचन में खानी पकाते पकाते जो हैं, जब हब्स होती है या ज़्यादा वो होती है तो बेहोश हो जाती हैं, गिर ऐसा ही जाती है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मर्द हज़रात बाहर काम करते करते एकदम से ग्रुप करके गिर जाते हैं तो लोग कहते हैं आया ये तो बेहोश हो गए। एक्चुअली वो बेहोश कम और डिहाइड्रेशन की वजह से पास आउट ज़्यादा करते हैं। ट्रू। तो गर्मियों में स्पेशली जब हब्स शुरू होती है तो आलू बुखारे और इमली का शरबत जो है वो बड़ा पॉपुलर होता है। ट्रू। तो मैं एक तो आलू बुखारे और इमली पे बात करना चाहती हूँ और बिल्कुल उसके ठीक है। कंबाइंड शरबत पे भी। तो एक दफ़ा है। सबसे पहले तो इंडिविजुअली बात करते हैं। ठीक है। आलू बुखारा जिसको हम प्लम भी कहते हैं, जी। सूखा भी मिल जाता है आपको सारा साल और ड्राई फॉर्म और उसका फ्रेश फॉर्म तो है ही। फ्रेश फॉर्म तो है ही। तो पहले आलू बुखारे की बात करते हैं, अच्छा जुगन आप, ये आलू बुखारा क्योंकि खुबानी की इतना- हमने बड़ी बात की है। हाँ, यस। आलू बुखारे पे हमने सच इतनी बात नहीं की। एक दफ़ा हमने कहीं कुछ साल पहले आलू बुखारे इमली के शरबत को बनाने का तरीका बताया था। ऐसे ही। बट द पॉइंट इज़ ये समझना कि आलू बुखारा कितना बेनिफिशियल है, इमली कितनी बेनिफिशियल है और उसका सही इस्तेमाल क्या है। जब आप ऐसे ही। इमली को पका पका के उसका लीदा निकाल देते हाँ हैं जी। तो क्या वो इमली आपको उतने ही फ़ायदे देती है जितनी आपको रेगुलर तरीके से फ्रेश इमली खाने का, क्योंकि फ्रेश इमली भी आप मार्केट में मिल जाती है। बिल्कुल, और इतने मज़े की वो लग रही मीठी होती है ना सी, कि आपका खट्टी दिल मीठी करता सी, है कि आप उसको खाते ही चले जाएं। इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने ये टॉपिक आज रेज किया ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन। आजकल सबसे ज्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि लोग कहते हैं कि यार इतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन सर्दी की बनिस्बत अब गर्मी है यस, और आपकी बॉडी को एकदम से पानी की ज्यादा तलब है, बिल्कुल ऐसे ही। आप पी नहीं रहे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों को लगता है कि गर्मी तब है जब बहुत ज़्यादा उनको स्वेटिंग हो रही है, और प्यास उनको तब है जब उनकी प्यास की शिद्दत की इंतहा हो जाए, तब उन्होंने पानी पीना है। और लोगों से जब मैं कंसल्टेशन में भी डिस्कस करती हूँ ना कि वो कितना पानी पीते हैं, मर्दों, औरतों, बच्चों, सब में जो एक कॉमन आंसर आता है ना, वो आता है 3 से 4 ग्लास। क्या 3 से 4 ग्लास हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए इनफ है? नहीं देखिए, है। एक सिंपल सी बात है व्यूअर्स, आप बॉडी देख लें, मेरी बॉडी का साइज, ये 1 गिलास पानी है। यस, जब आप सिर्फ 3 ग्लास पानी पिएंगे और ये जिस्म 70% अगर पानी से बना हुआ है व्यूअर्स, तो क्या ये 3 ग्लास काफ़ी हैं इस पूरी बॉडी को साफ करने के लिए, नीट करने के लिए? इतना सा ये 1 गिलास है, ये आपने 3 पी लिए, ये आपका जिस्म है।
मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ, जैसे भी तो हील्स पहनी हुई, अभी आई एम लुकिंग टॉलर, तो 5 फुट 4 इंच की, क्योंकि 5 फुट 4 इंच की एक औरत के लिए 3 ग्लास पानी काफ़ी है। आप खुद लॉजिकली सोचे इतना सा। और मजे की और बात देखो ये बैठे है, बैठे मैंने जी, पहले हाफ में प्रोग्राम के 10 से 11 के स्लॉट में मैंने एक पूरा ग्लास पी लिया। अब ये दूसरा ग्लास भी, अब देखे ना 11 बज गए पूरे, अब दूसरा ग्लास भी मैं इस सेगमेंट को, इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले पी लूँगी। तो 2 ग्लास मैंने पी लिए। अगर आप हर घंटे में 1 ग्लास पानी पी लेते हैं तो हम दोनों का कितना मजाक बन रहा होता है। हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले जुगन आपी जो है ना वो कहती है ज़ैनब और मेरे लिए तो पानी ले आओ, और हम पानी पीते पीते खुद को फुल कर लेते हैं, और फिर हम इतना फ्रेश भी इसीलिए फील कर वही रहे होते आधे हैं। से ज्यादा लोगों का मोटापा क्यों इतना बढ़ता है? उनको लगी Exactly. प्यास होती है, वो खाना रहे होते हैं। बिल्कुल। इतने लोगों को व्यूअर्स, आपको पता है कि प्यास अक्सर भूख की तरह लगती है बिल्कुल। और इंसान खाना खा लेता है। और ये भी एक बात जो बड़ी लोगों ने कहनी शुरू की कि भाई खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने वो भी पीना छोड़ दिया। देखिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले अगर आप 1 ग्लास पानी पी लेते हैं तो आप खाना भी कम खाते हैं। यस, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर खाना खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो लोगों को समझना ज़रूरी है। और मज़े की बात ये, सिर्फ मोटापे का या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं उन्हें फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए, आपके टिश्यूज़ जो हैं, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ना, जो सबसे माइक्रो यूनिट है आपकी बॉडी का, उसको भी पानी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, आपके गुर्दों को फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए। लोगों को गुर्दे के यानी किडनी के मसाइल जो हैं, किडनी स्टोन्स हो गए, और भी बहुत सारे वजूहात होती हैं, लेकिन एक मेजर रीज़न ये होता है कि या तो हम पानी पीते ही नहीं, या हम पानी का एक्सेस कर रहे होते हैं, हम मॉडरेशन में किसी भी चीज़ में नहीं चल रहे होते। आपने यंग रहना है, आपने खूबसूरत लगना है, आपने बाल अच्छे करने हैं, आपने खुद को एक प्रेजेंटेबल इंसान अगर रखना है ना, तो आपको सिर्फ एक पानी को अपनी डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है, जिसमें कोई चीनी, नमक, शरबत, नीले पीले हरे कुछ डालने की कल ज़रूरत मैं नहीं। मैं यही व्यूअर्स का शेयर कर रही थी कि कल मैं एक चीज़ पढ़ रही थी कि बहुत से लोग जो हैं वो अब ये कहते हैं जी, कि देखें, अगर आपने अपनी स्किन को अच्छा लगाना है या आपने वेट कम करना है, तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है पानी का इस्तेमाल, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अच्छी खुराक या अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने को। ट्रू। जिस्म में आप अपने केमिकल्स डाल रहे हैं ऑल द टाइम, बार बार अनहेल्दी चीज़ें डाल रहे हैं, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आपको अंदर से आपकी स्किन को ख़राबी की तरफ लेके जाती है। Yes. फिर आपकी स्किन ख़राब होते हैं तो आप ऊपर से लगाते हैं उन मसाइल को बिठाने के लिए या कम करने के लिए। तो क्या बेहतर नहीं है अपनी खुराक को ठीक कर लें, ताकि जो आपने लगाने की चीज़ें इतनी महंगी महंगी लेनी है वो आपकी ज़रा कम हो और जाए। मज़े की बात है, आप खाने पे इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ डाइट ही नहीं या आपकी स्किन ही नहीं, बल्कि आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनको उससे बेनिफिट होगा। जैसे हम आलू बुखारे की या इमली की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आलू बुखारे से ही बात शुरू कर लेती हूँ। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको मोटापा है, अगर आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, और आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है और आपको समझ ही नहीं आता कि ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी में क्यों हो रही हैं, तो आप आलू बुखारे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी डाइट में शुरू कर दें, आप सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, आप सिर्फ और सिर्फ आलू बुखारा इस्तेमाल करें। और अगर दोनों की बात मैं करूँ, फैटी लिवर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। फैटी लिवर आजकल की 90% लोगों में फैटी लिवर पाया जा रहा है। और आप सोचें कि व्यूअर्स, जिगर के अमराज अगर किसी को खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस ए बी सी डी या ई होता था, तो उस केस में जो है बात की जाती थी जिगर की, और यंग लोगों में तो जिगर की डिस्कशन ही नहीं होती थी। Yes. अल्लाह ना करे कैंसर हो तो उस पर बात होती थी, लेकिन अब जिगर को भी हमने ख़राब कर दिया। आप ये सोचें कि सदियों पहले कहीं किसी का फैटी लिवर होता था जिसका मोटापा ज़्यादा होता था, जी। अब ज़ैनब के साइज़ के टाइनी लोगों के अंदर भी आप फैटी लिवर देख रहे हैं, जिनको ऐसे ही। हम स्किनी फैट भी कहते हैं। मोटापे से लोगों को समझ ही नहीं आ रही, और लोगों को लगता है अगर मोटे होंगे तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ही फैटी लिवर होगा। जी नहीं, मोटापे के साथ इसका लिंक ही नहीं है, ये आपकी डाइटरी प्रैक्टिसेस से आपको हो रहा है। अगर आपको फैटी लिवर है, आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपने चेक करा ली है डॉक्टर को, ऑफ कोर्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और चीज़ें आप अलग से फॉलो करेंगे, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी चीज़ जो है वो आप ज़रूर ऐड ऑन करें, जिसके अंदर आप इमली जो है ना, आपके पास 3 से 4 आपके जो वो पीसेज आते हैं ना टोटल, आप उसको पानी में डिप कर दें। 2 आलू बुखारे जो हैं उसको साथ उसके डिप करें,
और इसको आपने डेली बेसिस पे पीना शुरू अगर आप कर दें, सुबह आपने वो ज़ाहिर है नरम हो गया, उसको मसल के उसकी गुठलियाँ अलग कर ली, पानी भी पी लें और उसको अंदर खा भी लें। लिटरली 3 से 4 माह के बाद आप अपना टेस्ट करा लीजिएगा, आपका फैटी लिवर, ऑफ कोर्स डाइट को कंट्रोल करना है साथ, हाँ। तो ठीक हो जाएगा। बट वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इमली की अगर हम बात, अभी हमने किसकी बात की? आलू बुखारे की। आलू बुखारे की। इमली को बहुत एक बेहतरीन जो है निज़ाम हज़म को सीधा करने का सिस्टम, जैसे कि जिन लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता है तो अक्सर कहते हैं थोड़ा सा इमली खा लो या इमली का पानी पी लो। अब जो ख़वातीन फॉर एग्जांपल व्यूअर्स प्रेग्नेंट होती हैं उनको ऐसी दवाइयाँ ज़्यादातर अवॉइड की जाती है जिनसे पेट चले, तो नॉर्मली सिरप वगैरह दे देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है, स्पेशली वो बच्चियाँ जिनको पहले से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर प्रेगनेंसी में और हो जाती है, और पेनफुल भी हो जाता है। अब जिन लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत प्रेशर डालने से अल्लाह माफ़ी दे, अगर आप अक्सर जो ख़वातीन जिनका ज़रा प्रेगनेंसी लेट स्टेज में होती है या ज़रा प्रेशर्स प्रेगनेंसी होती है, उस केस में तो वैसे ही कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि वो प्रेशर डालने से मिसकैरेज भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन अपने आप को आपने सिक्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए खुद ही एफर्ट्स करनी है। लेकिन ज़ैनब लोगों के लिए जानना भी तो ज़रूरी है, लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर के ना कंट्रोल होने की वजह से भी आपकी मिसकैरेज हो सकती है। ट्रू, कॉन्स्टिपेशन को तो हम कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है। आपके अंदर अगर गंद पड़ा हुआ है या फासिद मादे पड़े हुए हैं तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हो कि आपकी बाकी बॉडी जो है वो ठीक वर्क कर रही होगी। इमली और आलू बुखारा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे हर वक्त भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है, ब्लॉटिंग मुझे रहती है, सुबह मैं उठती हूँ आंखें मेरी सूजी हुई होती हैं, जिनको हम आई बैग्स कहते हैं, ये मसाइल आपको हैं, तो आप अपनी डाइट में सिर्फ इमली और आलू बुखारा अगर शामिल कर लेते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ऐड कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि कोई मिट्टी का बर्तन अगर आपको मिल जाए जिस पे पेंट ना हुआ हो, क्योंकि जब पेंट हो जाता है तो फिर वो मिट्टी के बर्तन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मिट्टी का बर्तन हमने क्यों लेना है? क्योंकि वो पोरस होता है, उसके अंदर आना जाना जो हवा का एक वो होता है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी वो ठंडा रहेगा, रात को आप उसके अंदर 3 से 4 इमली 2-3 आलू बुखारे डिप करके रख दें और सुबह उठ के आप इस जूस को पिएं, तो ये आपके जो इतने मसाने के मसाइल हैं उनको हल करेगा, जिगर के जो मसाइल हैं उनको हल करेगा, आपके गुर्दे के जो मसाइल हैं उनको हल करेगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी गर्म है, मुझे गर्मी हो जाती है, मेरा जो मैदा है वो तो मैं कुछ खा ही नहीं पाती गर्मियों में, सालन तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है कि आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह से नहीं लेना चाहते तो एक प्रॉपर जूस की जो रेसिपी है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने करना क्या है, इसको बेहतरीन हमने ना बेस्ट एडवांटेजेस जो है ना वो हमने इसके लेने हैं। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जब हम आलू बुखारे और इमली का शरबत बनाते हैं तो उसमें इतनी चीनी डलती है, उसमें इतनी चीनी डलती है, हम चीनी डालेंगे ही नहीं। मैं वैसे एक बात जो हमारे व्यूअर्स को देखें, व्यूअर्स जो बना बनाया भी आप लेते हैं ना इमली आलू बुखारे का शरबत, उसमें ये बात अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि आप, क्योंकि अक्सर लिखा हुआ होगा इमली आलू बुखारे का शरबत, और क्योंकि होम ग्रोन टाइप चीज़ें होती है तो पीछे इंग्रेडिएंट नहीं कोई लिखता, उसमें इमली आलू बुखारा नमक और ये वो लिखा होगा, चीनी लोग मिस कर देंगे, क्लियरली चीनी लिखेंगे ही नहीं या स्किप कर देंगे। अब चीनी अगर इतना सा आलू बुखारा और इतनी सी इमली है तो इतनी उसमें चीनी डाल रही है, तो तब वो कहीं जाके एक शरबत तैयार होता है। ये आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया है ना कि लोगों को ये समझना इतना ज़रूरी है कि हम बाहर से सिंपल लाते हैं कि जी क्या घर पे बनाएंगे, इमली आलू बुखारे का शरबत हम बाहर से लाते हैं, वो कितने टाइम से पड़ा हुआ था आपको नहीं पता। बादाम का शरबत, अब मैं बादाम के शरबत की आपको एक बात बताऊं, मैं खातून को जानती हूँ जो बनाती हैं, वो क्या करती हैं, बादाम तो डालती हैं, चीनी उसमें सबसे ज्यादा होती है, बादाम उसमें इतने से होते हैं, और बादाम का जो एसेंस होता है उसके कतरे वो उसके अंदर कुछ डालती हैं। तौबा। अभी मुझे बाद में जब पता चला तो मैं भी हैरान हुई, क्योंकि मैं उनका जब शरबत ट्राई करूँ तो मैं कहूँ ये अजीब सा थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट क्या आ रहा है। मैंने वैसे ही उन्हें कहा, कहती है लेकिन मैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ, कहती उसे खर्चा भी, इतने से बादाम इतनी बड़ी बोतल में अगर डले हुए हैं, बाकी सब चीनी डली हुई है, क्या बादाम का बेनिफिट आ रहा होगा, और क्या उसमें आपने विटामिन कतरे डाल दिए थोड़े से बादाम के एसेंस के, तो वो उसका जायका जो है वो ठीक हो गया। हम लोग इतने बड़े स्कैमर्स बनते जा रहे हैं ना, और अपनी बॉडी के साथ खुद हम स्कैम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। का शरबत, बट अगेन जब आप शरबत की व्यूअर्स बात करते हैं ना, जब आप शरबत की बात करते हैं
तो शरबत में चीनी ही डलती है Yes. और उसमें बड़ी वाफिर मिकदार में चीनी डलती है। जब आप बात करते हैं मुरब्बे की, तो व्यूअर्स मुरब्बा जो है वो एवं ही नहीं बन जाता। मुरब्बा बेसिकली चीनी के अंदर डिप हुई भी शीरे के अंदर पका हुआ फ्रूट होता है। चीनी का मजमुआ है। हाँ, सो द फैक्ट इज, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलू बुखारा और इमली का जो एक शरबत होता है, इमली आलू बुखारे के शरबत का हम इतना सुनते हैं, वो हम कैसे बना सकते हैं, एंड देन उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए और क्या ऑप्शन। सत्तू लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, पंजाब साइड में तो एटलीस्ट काफ़ी पीते हैं, तो उसकी कंजम्पशन और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। पानी तो चले हमने डिसाइड कर लिया ना कि पीना ही पीना है 8 से 10 ग्लास। अब उसके साथ एडिशन के तौर पे अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक और चाय और कॉफ़ियाँ बहुत पीते हैं, लोग क्या करते हैं गर्मियों में ठंडी कॉफ़ी बना के पीना शुरू कर देते हैं, दूध और क्रीम और आइसक्रीम मिक्स करके। अगेन वो एक फुल मील हो जाती है। तो कौन से शरबत, कौन सी चीज़ें लें जो आपको फ्लेवर भी दें लेकिन आपको नुकसान ना दें, जो आप लिक्विड ले रहे हैं अपने आप को फ़ायदा देने के लिए। देखिए कॉफ़ी में अगर आपने क्रीम डाली हुई है, चीनी डाली हुई है, उसके साथ साथ आपने आइसक्रीम डाली हुई है और कॉफ़ी का कुछ डाला है, तो अब बात यह कि उसमें क्रीम भी है, उसमें आइसक्रीम भी है, उसमें चीनी भी है, वो ब्लैक कॉफ़ी तो नहीं है। उसके अंदर आपने बर्फ़ वगैरह डाल के एक अपना शेक सा बना लिया कि भाई 1 कप ही तो पिए, तो वो जो इतना बड़ा आप ग्लास पीते हैं वो 2 कप कॉफ़ी वाला हिसाब बस बन जाता है। 500 कैलोरी है और वो 500 से 700 कैलोरी क्रीम और आइसक्रीम के साथ, तो आइसक्रीम के साथ आइसक्रीम 700 डाल दी, वनीला आइसक्रीम अक्सर डालते हैं, 700 कैलोरी जब आपकी हो गई, तो आपने अपनी दिन की आधी ज़रूरियात तो वो इस क्लास से पूरी कर ली। फिर आप कहते हैं कि मैं तो पानी भी पीऊँ, मुझे वजन चढ़ जाता है। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के पास वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें वो शरबत की रेसिपी भी शेयर करेंगी और उसके साथ साथ हमें ये भी गाइड करेंगी कि कौन कौन सी और चीज़ें कंज्यूम की जा सकती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी के अलावा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ज़ैनब गोंदल और मैं डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ज़ैनब मुझे एक बात बताओ, इतनी चीज़ें लोगों को मशवरे दे रही होती हो, कर रही होती हो, तो खुद भी करती हो? कहती है बिल्कुल। तो मैंने कहा ज़ैनब रोटी बनानी आती है? तो कहती है हाँ। मैंने कहा रोटी फिज़िकली बना के, गोल रोटी, चलो स्क्वायर रोटी, ट्रायंगल रोटी, जैसी भी रोटी बनानी आती है? कहती है हाँ। तो मैंने इसको ऑन एयर अभी ब्रेक में ही चैलेंज कर दिया कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे रोटी बनवाऊंगी, देखते हैं कितनी को रोटी बनाती है। लोगों को तो बड़े दावे से कहती है ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। खुद कभी किया है? कभी किचन में खड़े होकर शरबत बनाया है आलू बुखारे का और इमली का? हाँ, चल ये मैंने बनाया है। झूठी झूठी अम्मी ने बनाया होगा। रेसिपी तो मेरी है ना, यानी कि रेसिपी अम्मी की है और आप ऐਵੇਂ दंदियाँ निकालती हैं। ये बहुत छोड़ती है व्यूअर्स, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट, जहाँ पे ये नहीं छोड़ती वहाँ पे आ जाते हैं। इमली, यस, आलू बुखारे की तो बात की। अब इमली बेचारी जैसे नमक है, हमारी डेली लाइफ में ऑफन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना। अब वही नमक जो आपकी सेहत के लिए सोडियम अच्छा भी है, उसके अंदर आप आयोडीन भी डालते हैं, जो आयोडाइज सॉल्ट होता है हमारे मुल्क में, तो आपकी आयोडीन की कमी कभी भी पूरी हो जाती है। लेकिन जब आप उसे हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमली पे तो बात भी मैंने नहीं इतना लोगों को करते हुए देखा। टैमरिन पे, इसको टैमरिन बुलाते हैं अंग्रेजी में व्यूअर्स। तो इमली के बेनिफिट्स बताओ, क्या फ़ायदे हैं खट्टा करने के अलावा चीज़ों को? इमली में विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। हम जब भी बात करें इम्यून सिस्टम की, स्किन की, तो हम हमेशा विटामिन सी की इन्हांसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन सी जो आपको इससे मिल रहा है, आपकी जो इमली है, तो और मज़ा भी आ जाए और आपका विटामिन सी भी पूरा हो जाए, डेली डोजेज आपकी पूरी कर सकता है, तो और आपको क्या चाहिए? आपको अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रहती है, मतली की सिचुएशन रहती है, बहुत सारे लोग सुबह उठते ही कहते हैं कि जी मुझे मॉर्निंग सिकनेस रहती है, सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, वैसे भी मैंने लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि जी खाना मेरा डाइजेस्ट ही नहीं अब होता। ये देखिए व्यूअर्स, ये फिर से दिखाइएगा प्लीज़। ये फ्रेश इमली है। फ्रेश इमली की शक्ल कुछ ऐसी होती है, ये एक जैसे पॉड जैसा होता है, जैसे हमारे मटर का पॉड होता है, राइट? और ये जैसे कि खुली हुई अभी आपको दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास बंद इमली की भी तस्वीर है तो वो भी ज़रूर दिखाइएगा। ये मार्केट में आजकल कुछ जगहों पे बहुत अवेलेबल होती है। बिल्कुल, और आजकल तो ज़रा ज़्यादा अवेलेबल है, उसका सीजन काफ़ी चल रहा है। जैसे हम कहते हैं फ्रेश हल्दी खाएं, उसी तरह फ्रेश इमली से बेहतर क्या है? क्योंकि जो आपके घरों में इमली आती है उसमें मिट्टी भी होती है, हाँ जी। और उसके अंदर अक्सर लोगों ने चीनी और मसाले भी मिक्स किए हुए होते हैं।
अच्छा प्लीज़ इस चीज़ को ना हम थोड़ा सा क्लेरिफाई मैं लोगों को करना चाहती हूँ। देखिए जो गलतियाँ होती चली गई ज़िंदगी में वो हो गई, लेकिन अब जो आगे की ज़िंदगी है उसमें वो गलतियाँ ना हो, हमें उनको जो है ना वो ठीक करने की ज़रूरत है और उसको ठीक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसलिए करना इंपॉर्टेंट है, अब आप सारी ज़िंदगी देखते रहे कि इमली पक पक के पकाई जाती थी, उसमें चीनी, नमक, मसाले, पता नहीं क्या क्या डाल के उसको फिर खानों में इस्तेमाल किया जाता था। तो क्यों ना हम इमली को डायरेक्टली फ्रेश उसका ऊपर से वो उतार लें और उसको हम डायरेक्ट खाएं, या डायरेक्ट अपनी चाट में डाल लें, अपनी खाने में डेली बेसिस पे डाल लें और उसके फ़ायदों को हासिल करें। जिन लोगों को मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम ये आता है कि उनको लगता है कि जी मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं होती और मैं हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, आप सिर्फ इमली जो है ना वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करें और सिर्फ 2 दाने कर लें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 दाने, लेकिन उसको साफ़ करके, जैसे आपने बहुत अच्छी ये बात की कि मिट्टी वाली आती है, जब आप इमली लेकर आएँ आपने इस्तेमाल करनी है, आप उससे पहले उसको किसी भी पानी में सोक कर दें, पानी में सोक करने के बाद अच्छे से उसे वॉश करें और 2 दाने आप जो हैं उसको चबा के ऑफकोर्स उसकी वो निकाल दें जो गुठली है और आप उसको खाओ। आपके मुंह का टेस्ट जो जिन लोगों को लगता है कि मेरा ख़राब हुआ रहता है, मेरे ज़ुबान जो है वो सफ़ेद हुई रहती है, ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से ही हो रही होती है। और सबसे मज़े का जो इमली का फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के साथ साथ आपके निज़ाम हज़म को ठीक करती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हर वक्त हमें भूख लगी रहती है, इतनी भूख लगती है। अब भूख का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आपका इस चीज़ से आता है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म पे काम ही नहीं करते। अब मेटाबॉलिज्म बहुत सारे लोगों का हम कहते हैं जी स्लो है, फास्ट है, हमने इस पे वर्किंग कैसे करनी है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है और उनको भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही या उनको भूख इतनी एक्सेसिव लग रही है कि वो हर वक्त खाते रहते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स बुरी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इमली और आलू बुखारा मिला के भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम उससे हल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भूख की साइड में तो वो आपकी भूख को मैनेज करने में हेल्प करता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन में जाने के और बिल्कुल कुछ ना खाने पीने के मूड में है तो वो उस चीज़ को ठीक कर रहा होता है। तो बॉडी को बैलेंस करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखे व्यूअर्स, ये इमली मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखे ज़रा, हाँ, इस तरह की ज़बरदस्त, शक्ल होती है। तो अगर आपको फल वाले के पास या सब्जी वाले के पास मिलती जाती है है। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बैठ के एज इट इज़ अगर आप 2-4 उसके खा लेते हैं तो बड़े मज़े की होती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल कैंडी। बिल्कुल। तो हम कैंडी के तौर पे अपने बच्चों में खुद जो है वो ड्राई यार आलू बचपन बुखारा में भी कहाँ चॉकलेटें और इमली, कैंडियाँ हाँ। पकड़ाई जाती थी, गंडेरियाँ दे देते थे कि जाओ गंडेरियाँ खाओ, कसम से। तो गन्ने दांत को भी तो काट आपके करवा ठीक के है ना? गंडेरियाँ आपको दे देते थे और उनको ठंडा कर देते थे और कहते थे जाओ बच्चों उसको खा लो। गंडेरियाँ खा ली, कोई फल कट करके दे दिया, कोई फ्रूट सैलेड बना के माँ ने दे दिया। हम इन्हीं चीज़ों से अपनी मीठे की रिक्वायर जो वो तलब होती थी पूरा करते थे एज यंग पीपल। अब मजे की बात है आप लोगों के दांत भी ठीक है, जो खाता रहे गंडेरियां उसके दांत भी ठीक है। आप आज देखें तो तो बच्चे मेरे दांत जो है बड़े, मेरे मीडिया के अंदर ही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने दांतों के ऊपर जो है वो करवाया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, विनियर लगवाए हुए हैं, दांत अपने वो किए हैं क्योंकि उनके दांतों के बहुत मसाइल हैं। अब बचपन से क्योंकि गंडेरियां, सेब, अम्बिया, मतलब हर चीज दांतों से खाई, तो दांत अल्लाह का शुक्र है मजबूत भी हैं। और उसके साथ साथ रेगुलर अगर आप अपने दांतों को चेक वगैरह भी कराएं यस, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो बंदा सारा दिन मीठा खाएगा उसके दांत तो खराब होंगे ही होंगे। और आपकी चॉइसेस है ना, आप किस तरफ जा रहे हो और आपने अपनी हेल्थ को कैसे खराब या ठीक करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। इमली और आलू बुखारे की कॉम्बिनेशन और शरबत अगर आपने खुद बनाना है, सबसे पहली बात, बाहर से शरबत जो रेडियों पे होता है ना उसको प्लीज़ मत पिया करें। उसमें सिर्फ उन्होंने स्क्रीन डाली हुई होती है और इसकी इमली की जगह टाटरी होती और है। जान उसके अलावा उसके अंदर जो मतलब जरासीम इस्तेमाल, yes। और बाकी चीज़ें, आपके ख्याल से जो वो शरबत आपको बना के उधर ही मौके पे देते हैं वो पानी उसमें साफ़ सुथरा होता है? इवन जो शरबत बोतल में बना के वो अक्सर देते हैं कि ठेले पे आप गए तो आपने कहा ये बोतल मुझे दे दो शरबत की, तो किसी ने ले ली, अब वो बोतल गंदी है, सैनिटाइज्ड है, नहीं है, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो के मसाइल, फूड पॉइजनिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हेपेटाइटिस और टाइफाइड तो इतना फैलता है इस सीजन में, बहुत ख्याल करना और चाहिए। उससे भी बात ये है कि अब गर्मी को खत्म करने के लिए अपने आप को टाइफाइड कर दो, क्या फायदा? टेम्परेचर भी मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी गर्मी में एक रेडी पे एक बोतल पड़ी हुई है प्लास्टिक की, अब वो प्लास्टिक की बोतल आपको क्या क्या कॉजेज कर सकती है बीमारियों के, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है कि आप इमली और आलू बुखारा जो है वो ड्राइड फॉर्म में खुद खरीद कर लेकर आएँ,
इसके साथ इसके जूस में इन्हांस करने के लिए विटामिन सी को, विटामिन ए को, और मज़े की बात ये कि आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदे के मसाइल को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाने के जो मसाइल जिन लोगों में आ रहे होते हैं उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा करामद है। आपने क्या करना है, अगर आप एक बंदे के लिए जूस बना रहे हैं तो सिंपल एक ग्लास में आप सोक करके या एक बर्तन में सोक कर दें 3 से 4 आलू बुखारे और 4 से 5 जो है ना आपकी इमली के, सोक करके आपने इसको रख दिया। जब वो गुठली से अलग हो जाए आप उनको मैश कर लें और प्लीज़ वो ग्लव से या जैसे भी आपने करना है उसको अलग करके किसी भी ब्लेंडर में डालें। उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू डालें, थोड़ा सा आप इसमें काला नमक और भुना हुआ ज़ीरा डालें, पुदीना और अनारदाना। ये 4-5 चीज़ें मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इमली, आलू बुखारा, 3-4 दाने उसके, 3-4 दाने उसके अंदर पुदीने के आपने 3-4 पत्ते डाले, नींबू का रस आपने डाला और उसके साथ आपने इसमें अनारदाना डाला और आपने इसको पानी के साथ या बर्फ़ के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब आपने इस शरबत को डेली पीना शुरू करना है। जब आप इसको पियोगे आप देखोगे कि आपके जो देखिए व्यूअर्स, हम कांजी भी तो पीते हैं ना, और जब कांजी पीते हैं तो उसमें कौन सी चीनियां डाली होती हैं? चीनी तो उसमें वो लोग डालते हैं जो बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं जी। ओरिजिनल कांजी भी जब पीते हैं, जिसको आप प्रोबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और पेट के अपने सिस्टम को ठीक करते हैं, वो भी उसमें चीनी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप इन चीज़ों में चीनी व्यूअर्स डाल देते हैं तो उनकी अफादियत कम हो जाती है। अब आपने भुना हुआ जीरा और काला नमक इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसमें डाल लिया है, नींबू आपने डाला है उसके टेस्ट को और इन्हांस करेगा, पुदीना आपके मैदे के मसाइल को हल करने और में। यही शरबत जब आप डेली पिएंगे व्यूअर्स इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अब मसला ये है कि जब चीनियाँ और उसके अंदर दूसरी लवाजमात डालते हैं वो वेट गेन की तरफ ले जाता है। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो वेट लॉस पे मजे की यहाँ पे आपको बात बताती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया करती थी, वो मुझे कहती थी कि मेरा बच्चों को वजन देना है तो बेशक थोड़ा सा आप उसके अंदर शक्कर डाल दें और शहद बच्चों डाल को दें, शक्कर- गुड़ डाल दें। गुड़ डाल दें, वो आप बच्चों के लिए कर लें, अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि गुड़ करेले अगर- का जूस भी तो पीते हैं ना लोग। गुड़ अगर आप इसी कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो बच्चों की आयरन के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुड़ अच्छी है उसके लिए ऑप्शन है। अच्छा, वो जो पेशेंट मेरे पास आती थी ना, वो आके कहती थी कि मेरा वेट कम ही नहीं होता। मैंने अच्छा उसे कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुमने सिर्फ ये प्लान फॉलो करना है और ये जूस जो है ना इमली आलू बुखारे वाला जो मैंने अभी रेसिपी शेयर की है, तुमने ये पीना शुरू करना है। और मैंने उसे बताया नहीं कि ये तुम्हारा कैसे वेट लॉस करेगा। आप यकीन करें, वो 1 माह बाद आई और उसका 4-4.5 किलो वजन कम हुआ था विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट। उसने ये जूस इस्तेमाल किया और अपने वेट लॉस को कर लिया और बड़ी अच्छी हेल्दी स्किन और अच्छे मेटाबॉलिज्म के साथ वो वापस आई। You see viewers, वजन तो कम हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, स्किन बर्बाद हो जाती है। अब एक वक्त था जब मैं मॉर्निंग शो पे विदाउट हेयर एक्सटेंशन बैठ ही नहीं सकती थी, और अब आप देखें देयर इज नो एक्सटेंशन, ये सब मेरे अपने बाल हैं। अब जितने भी हैं अल्लाह का शुक्र है एक हेल्दी लेवल पे है। yes. एक्सटेंशन कभी मैं लगा लेती हूँ व्यूअर्स बालों पे, जब मैंने कभी किसी इवेंट पे जाना once in a blue moon या कभी होता है। कोई एक लुक क्रिएट करनी हो तो लंबे बाल वटेवर, बट अदरवाइज एक तो मैंने लेंथ वो रखी है जो मेरे बालों को की हेयर क्वालिटी को ख़राब नहीं करती। बट व्यूअर्स, अच्छी खुराक को लेना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब देखें ना, सुबह सुबह ये देखें, ये मेरे बाल आपके सामने है, दे आर सिल्की, दे आर शाइनी, दे आर हेल्दी। तो क्यों है? मैंने रियलाइज़ किया कि 10-15 साल पहले जब मेरे बाल बहुत गिर रहे थे और बॉल्ड पैचेस बन रहे थे, एक तो मैं एक्सटेंशन बहुत लगा रही थी, फिर मैं जो खाने पीने की चीज़ें खा रही थी, फिर इतना ज़्यादा मेरे सिस्टम में कैफीन जा रहा था, डाइट ड्रिंक्स पी के मेरे बाल गुच्छों में निकल रहे थे। आज मैं वही जुगन हूँ जो ऑलमोस्ट फॉर 10-12 ईयर्स, जब मैं एक हेयर डाई की बैंड के साथ वाबस्ता थी, तो वो एक्सटेंशन के बगैर ऑन नहीं आने देते थे। अच्छा, जब उससे बात खत्म हुई तो मैं कहूँ मैं एक्सटेंशन के बगैर जाऊंगी तो 4 बाल दुम की तरह, क्योंकि इतनी एक्सटेंशन पहन के वो बॉल्ड पैचेस आ गए, वो पूरी जगह लग के। व्यूअर्स, हर रोज अगर आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे एक्सटेंशन एक जगह पे लगाएंगे तो वो जगह गंजी हो जाती है। सो प्लीज, हेल्दी लिविंग का मतलब है कि हेल्दी लगना भी, और लगने के लिए आपको क्रीम और डेंटिंग पेंटिंग की कम ज़रूरत होती है। अच्छी खुराक, अच्छी चीज़ें। अब यही शरबत जो लोग कहते हैं कि यार ये प्लीज़ शरबत बाहर के मत इस्तेमाल किया करें, वही शरबत जब आप घर पे बनाते हैं सही चीज़ों के साथ तो वो आपको फ़ायदा देता है। सो ट्राई कीजिएगा, हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। हम ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे। थैंक यू सो मच टू यू ज़ैनब। हम बात करेंगे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग की। उसके अलावा अगर आप वेट लिफ्टिंग की बात करें तो बॉक्सिंग आ जाती है, रेसलिंग आ जाती है, टग ऑफ वॉर, कबड्डी, ये जो इम्पैक्ट स्पोर्ट टाइप चीज़ होती है ना, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ 2 बहुत ही ब्रिलियंट अचीवर्स हैं, एंड देन किचन में भी नज़र डालेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं इन देयर ओन राइट, मगर जोड़ी है बाप बेटे की। नहीं, हमने एक्टर्स को, मॉडल्स को नहीं बुलाया, हमने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को बुलाया है। क्योंकि व्यूअर्स, जहाँ पे मीडिया में अक्सर बात होती है कि देखिए ये अम्मा बाप भी मीडिया में थे तो बच्चे भी मीडिया में आ गए, तो स्पोर्ट्स एक्चुअली वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हम देखते हैं। लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो अगली जनरेशन है वो किसी और स्पोर्ट की तरफ निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन उसी स्पोर्ट को कंटिन्यू किया जा रहा है। मुलाकात करेंगे, लेकिन जल्दी से किचन में नज़र डाल देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने अगर यहाँ बात शुरू की तो फिर हमने बेचारी शेफ़ फ़खरुन्निसा को लिफ्ट नहीं करानी, क्योंकि बात भी वेट लिफ्टिंग की अभी कर ली हमने। जी जुगन, हमारी हलीम और ये जो है देगी चावल, जो तड़के वाले चावल हैं, वो हमारे बिल्कुल तैयार हैं और उसके साथ कॉन्डिमेंट्स भी हैं। आप इसको ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्ती बनी है और फुल मील है, इसको आप ज़रूर इंजॉय करें। और व्यूअर्स, वही वाली बात कि घर पे बना लें 100 गुना बेहतर है। बच्चों का बड़ी दफ़ा दिल चाहता है बर्गर्स खाने का, फ्राइज़ खाने का, चीज़ें नगेट्स वगैरह खाने का, घर पे बना लें, 100 गुना बेहतर है। आपके कंट्रोल में है। आपने अगर नगेट्स भी बनाने हैं तो ब्रेड क्रम्स आप ब्राउन ब्रेड वाले या होल व्हीट ब्रेड के बना लें। फ्राइंग के लिए तेल जो है वो आपने इस्तेमाल कर दिया सरसों का, बहुत सी चीज़ों में मॉडिफिकेशंस करके। देखिए व्यूअर्स, पूरी दुनिया जो है वो हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ जा रही है, तो फिटनेस की बेस भी एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स खुराक है। आइए मिलते हैं उन पर्सनालिटीज़ जो ना सिर्फ अपनी फ़िटनेस का बल्कि अपनी खुराक का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारे साथ एक, अगर कहें कि अपनी फील्ड में लेजेंड, तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ लिविंग लेजेंड, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, नेशनल लेवल पे वेरियस मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, जैसे कि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, टग ऑफ वॉर है, कबड्डी है। हमारे साथ मकसूद अमजद राठौर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिलोंग करते हैं फ्रॉम गुजरावाला। जी सर। सर के साथ हमें ज्वाइन किया है उनके साहबजादे ने, उस्मान अमजद राठौर ने। अब आपका ताल्लुक है तो स्पोर्ट्स फैमिली से, और होपफुली अपने अब्बा के इवेंचुअली गद्दी नशीन भी बनेंगे। आपका सफ़र जो है वो रेसलिंग से शुरू होता है और फिर वेट लिफ्टिंग में आपने अपनी पहचान बनाई। सो अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब अब्बू हैं तो शुरू हमें सीनियर से ही करना चाहिए। मकसूद साहब, आपकी जर्नी ये स्पोर्ट्स की और स्पेशली इस तरफ रुझान, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग वगैरह, कबड्डी वगैरह, कैसे और कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी फैमिली की तरफ से ये मोटिवेशन, मेरे दादा रेसलर थे, मास रेसलिंग का जो डंडा पकड़ के खींचते हैं, ओहो हो, मेरे दादा उसके चैम्पियन थे अपने दौर के। अच्छा। फिर वालिद साहब ने, फिर बड़े भाई फुटबॉलर थे और डिवीज़नल स्पोर्ट्स में वो ओहदा भी रखते थे एज ए प्रेसिडेंट। तो ये फैमिली हमारी स्पोर्ट्स में शुरू से, जब से हमने। लेकिन भैया, क्या आप पे प्रेशर था स्पोर्ट्स में आने का, या ये आपकी मर्जी? होता है ना कि कुछ फैमिलीज़ में सभी स्पोर्ट्स की तरफ नेचुरल रुझान होता है और फिर सभी स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं, और कुछ फैमिलीज़ में होता है कि क्योंकि एक तो लोग कर रहे होते हैं तो बाकी लड़कों पे, लड़कियों पे भी प्रेशर आता है कि आप भी आएँ। तो आपकी फैमिली में क्या सिस्टम था? मेरी फैमिली में ये है कि बजाय मुझ पे प्रेशर होता, मैंने फैमिली पे प्रेशर डाला हर वक्त कि मैं करना चाहता हूँ। और क्या करना चाह रहे थे उस वक्त आप? एक्चुअली हम स्टार्ट जो हुआ था फुटबॉल से हुआ था, तो फुटबॉल के बाद फिर मेरा रेसलिंग पे फोकस था। चूँकि मेरे एक अजीज़ से करीबी रिश्तेदार थे, वो रेसलर थे, तो उनको देखकर फिर मैंने रेसलिंग के लिए ट्राई की। तो वालिद साहब मुझे अखाड़े में जाने नहीं देते थे कि माहौल ख़राब है, ख़राब हो जाओगे, ये वो, उस वक़्त का ये टाइम था। तो मैं चोरी चोरी जाता था, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन। इसके बावजूद वालिद साहब ने मुझे घर, सामने एक घर ले दिया, 3 भैंसें रख दी, अखाड़ा बना दिया वेट कि यहाँ करो। मैंने कहा मैंने प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना है, तो यहाँ मैं अकेला नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अखाड़ों में माहौल नहीं अच्छा। बहरहाल वो 85 में फौत हो गया। फिर उसके बाद फिर बड़े भाई ने, और फिर बड़े भाई ने मुझे कहा कि अब अगर तुम स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो कर लो फिर। अच्छा, तो जैसे हमारे मीडिया में भी इजाज़त चाहिए होती है, तो स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स फैमिलीज़ में इजाज़त से ही आगे आते हैं, और म्यूज़िक फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि इजाज़त दी जाती है, तो फिर आपको परमिशन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद तो भैया चल सो चल, क्या सिलसिला बना अच्छा, आपका? इसमें थोड़ा सा ये मैं ऐड कर दूं कि बड़े भाई ने कहा कि तू सबसे पहले तो बिज़नेस पे बैठो। तो मैंने कहा मेरा अभी शौक़ नहीं पूरा, स्पोर्ट्स का शौक़ पूरा नहीं हुआ, तो वो पूरा करूँगा, उसके बाद बिज़नेस में बैठूँगा। तो कहते चल पूरा होगा तो फिर बैठ जाना।
वो पूरा ही नहीं हुआ। वो बड़े भाई भी दुनिया से चले गए हैं, मैं 66 का हो गया हूँ माशाल्लाह। और ये मेरा शौक़ बढ़ रहा है, दिन ब दिन कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। सर मैं आऊँगी इसकी तरफ कि 66 पे कैसे स्पोर्ट्स का शौक़ बढ़ सकता है। 66 पे तो लोग कहते हैं रिटायर टूयर करके अब तो सिखाना भी छोड़ दें। 66 पे तो लोग सिखाना भी छोड़ देते हैं, खुद स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना दूर की बात, हम आएंगे इसकी तरफ। लेकिन आप बताइए कि आपकी कहानी उस्मान कहाँ से शुरू होती है? अब्बू का प्रेशर था, क्या था मामला? जी मुझे तो वेट लिफ्टिंग का नहीं था पता, ना रेसलिंग का। इन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था। कैरियर का जो मेरा स्टार्ट है वो रेसलिंग से है। उसके बाद 6 से 7 माह बाद मैंने स्विच किया वेट नहीं, लिफ्टिंग लेकिन वो में। आपको स्पोर्ट्स में लेके आ रहे थे प्रोफेशनली या वैसे ही हेल्दी रीज़न के लिए? सर आपकी वजह क्या थी इनको लाने के लिए? इनको लाने की सबसे बड़ी जो वजह थी कि जो मेरा टाइम था स्पोर्ट्स का, वो वालिद साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी और मैं कर नहीं सका, वो अचीवमेंट मैं कर नहीं सका पूरी। तो जो कमी मेरे अंदर रह गई थी वो मैंने इसके अंदर फिर मैंने कहा ये मेरी कमी को पूरा करे। लेकिन शौक था, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उस्मान शौक उस वक्त था जब अब्बू ने स्टार्ट कराया गया, वो बाद में बना? नहीं शौक तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था वेट लिफ्टिंग का। अच्छा। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है। जैसे आप पहला कंपटीशन खेलते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आपका शौक डेवलप होता है, फिर आपका गेम करने को दिल करता है। कितनी देर बाद शुरू करने के बाद प्रोफेशनली आपने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया? तकरीबन 3 साल बाद मैंने पहला इवेंट खेला था। उम्र क्या थी जब आपको शुरू कराया अब्बू? 11 साल। अच्छा 11 साल पे सर। अच्छा 11 साल पे तो कहते हैं कि 11 साल पे वेट नहीं उठाना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अगर इस पर कमेंट करूं तो 11 साल भी लेट था। अच्छा। स्पेशली रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग, वैसे तो सारी गेमें ही, जिमनास्टिक भी, ये 5 साल से 6 साल से शुरू करने वाली गेमें हैं। मेरी बेटी तो 3 साल की उम्र से जिम्नास्टिक्स कर रही है। यस, यही टाइम है और हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ नहीं सर, पे एक्चुअली वजन उठाने और वेट लिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ट्रेनर्स भी कहते थे, अब तो ट्रेनर्स कहते हैं ये बिल्कुल गलत बात थी। ट्रेनर ये कहते हैं ट्रेनर अक्सर, पहले कहते थे, अब तो बाहर की दुनिया में तो ये बात भी क्लियर हो गई है कि भाई जिम बच्चों को 18 साल के बाद इसलिए या 16 के बाद इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट होती है, डेंजरस होता है, इसलिए नहीं मना किया जाता कि आप बच्चों को वहाँ पे आके एक्सरसाइज ना करने दें। एक्सरसाइज तो हर किस्म की बच्चे के लिए अच्छी है। बिल्कुल वेट उठाएगा तो उसके मसल बिल्ड होंगे तो उसका तो जिस्म और खुलेगा। बिल्कुल। तो ये कद नहीं निकलता वाली बात जो है ना व्यूअर्स, ये बिल्कुल गलत और मायूब बात है, इसको अपने जहन से निकाल दे। एक्सरसाइज एंड स्पेशली वेट्स वगैरह उठाने से किसी का कद छोटा नहीं रहता। जी सर। ये अक्सर पेरेंट्स जब हम कहते हैं ना किसी को कि अपने बच्चे को लाओ, तो वो यही सवाल करते हैं यार कद छोटा रह जाएगा। ये हमें भी हैरानगी होती है कि फिर हम अपनी मिसाल देते हैं। मैंने कहा यार मेरा कद छोटा है या बेटे का छोटा है और देखने कहीं, ये पता नहीं कहाँ से लोगों ने ये बात ले ली है। मैंने 25 साल के बाद वेट लिफ्टिंग शुरू की थी क्योंकि वालिद साहब नहीं करने दे रहे थे। बिल्कुल। तो और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये कब की तस्वीर है? ये मेरी अभी रिसेंटली, ये 27 और 31 मई की है, तो मार्च की है। जी ये दोहा मैं में। दोहा कतर में एशिया का गोल्ड मेडल हुआ, ये 2025। माशाल्लाह। और जो एशियन अबू धाबी में होने वाला मास्टर था उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया था जी। और 95 केजी की कैटेगरी में मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स को आप पीछे छोड़ गए। और व्यूअर्स एज कैटेगरी में भी देखें तो आपकी एज भी कंपैरेटिवली बहुत से आपके साथ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनसे ज़्यादा थी आपकी, लेकिन माशाल्लाह आपने ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड जीता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और स्नैच में 55 केजी और क्लीन जर्क में 75 केजी उठाकर टोटल 130 किलो का स्कोर बनाया, राइट सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आपकी रीसेंट अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे रीसेंट आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? सबसे रिसेंट मेरी लास्ट ईयर थी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, बिल्कुल। जहाँ हमने इकट्ठे पार्टिसिपेट किया था। 2025 में ना 2025 कतर दोहा में इन्होंने गोल्ड विन किया था, मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। तो माशाल्लाह। ये मेरी रिसेंट थी। नहीं आपस में कम्पीट तो नहीं कर नहीं रहे? आपस में नहीं था इसमें किया। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ पूरी दुनिया में कि बाप बेटा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह। हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम। लेकिन आपस में तो नहीं नहीं, compete आपस कर में रहे। नहीं। आपस में करते तो फिर मजा आना था। उधर तो जान ही निकली होनी थी, अब्बा जी ने तो ज्यादा उठा लेता तो फिर की होएगा, और अब्बा जी ने भी कहना था कि उन्हें मेरे को ज्यादा उठा लेता तो फिर की होएगा। अच्छा सर, एज आपने माशाल्लाह खुद ही शेयर किया 66 ईयर, राइट सर? सर 60 के बाद तो रिटायर हो जाते हैं लोग, मतलब नॉर्मल 9 से 5 की नौकरी से। तो ये तो एक जिस्म को एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजारना होता है। देखिए मैं लोग तो उठने रिटायरमेंट बैठने से फारिग हो जाते हैं 60 पे। मैं तो रिटायरमेंट को नहीं मानता, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो
चाहे वो किसी शोबे से आप रिटायर हों। रिटायरमेंट वालों को तो घर वाले नहीं पूछते जो रिटायर हो जाए। सर तो रिटायर, मैं तो यही बात कहती हूँ, ज़माने ने पिछले क्या दिनों भी पूछा? किसी को कह रही थी कि आज तक मुझे कोई ऐसा मर्द दिखाएं या औरत दिखाएं जो रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर एक जॉब शॉप करने के बाद 65 पे रिटायर कर देते हैं, उसके बाद एक लंबी उन्होंने ज़िंदगी सेहत वाली गुजारी हो। 90% लोग जो हैं या तो बीमार पड़ जाते हैं या अल्लाह माफ़ी दे दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट भैया जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। जब सुबह उठने का कोई रीज़न नहीं रहा, कोई काम करने का रीज़न नहीं रहा, तो बिस्तरे में बैठ बैठ के भी आपका सिस्टम जवाब दे जाता है। बिल्कुल। उस्मान, कितना को टाइम लगता है अपने आप को ट्रेन करके एक लेवल पे लाने के लिए? मतलब तैयारी कितनी है इस काम में, और आपकी डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर मतलब टारगेट पे डिपेंड करता है पहले तो, क्योंकि सबसे पहला टारगेट होता है नेशनल मेडल अचीव करना। ये देखें उसके लिए उस्मान, कोई- क्या ब्रिलियंट व्यूअर्स, मतलब कितना वेट माशाल्लाह उठाया है, फिटनेस का लेवल चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है उस्मान। हाँ जी। तो नेशनल के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं आपको नेशनल अचीवमेंट के लिए। उसके बाद आप नेशनल कैंप ज्वाइन करते हैं, फिर आपको इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए कोई 4-5 साल चाहिए। तो ये एक लंबा टर्नओवर है, ये पेशेंस वाला काम है। ये नहीं आज शुरू की और कल आप मेडल जीत लेंगे, इस तरह नहीं होता। तो ये एक पूरा स्केजुअल है, लाइफ का स्केजुअल है। और वो स्केजुअल क्या होता है मकसूद साहब? आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप ही इनके कोच भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कौन कोच करता है? मुझे तो मेरे उस्ताद थे, फ़ौत हो गए हैं, अरशद मलिक साहब, जो मेरे प्रॉपर उस्ताद थे। ब्रिलियंट मुझे- पर्सन। जो मुझे, वो भी एशिया के गोल्ड वाहिद पाकिस्तानी, 37 साल बाद फिर उस्मान ने वो गोल्ड जीता। माशाल्लाह उस्मान, बहुत पाकिस्तान बहुत में- मुबारक हो, यानी कि आप तो उनके उस्ताद को भी पीछे छोड़ गए। पाकिस्तान में उस अंडर 30 2 गोल्ड आए एशिया के, एक मेरे उस्ताद के पास, दूसरा उस्मान के पास। अभी तक इंडिया के पास भी वो गोल्ड नहीं है। वेरी गुड बॉस, यही तो हम ये सुनना बहुत बड़ी चाहते achievement हैं। है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा उस्मान आपकी यादगार मुकाबला? यादगार बहुत सारे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो international वो हो जिसमें आपका नाम बहुत बना हो या कुछ और, मगर कुछ ऐसे होते हैं मुकाबले जो शायद दिखने में छोटे लग रहे हो, लेकिन आपके लिए वो बड़े एक रख चुके होते हैं अहमियत। तो आपका भी और सर आपका भी मैंने पूछना है, तो पहले आपका। सबसे मेमोरेबल इवेंट है 2007 जूनियर एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जहाँ पहले मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल मेडल विन किए थे एशिया के, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों। वो यादगार क्यों था? क्योंकि वो एशिया का इवेंट है, वो एशिया जीत ले वो ओलंपिक में भी मेडल ले सकता है। एशिया सबसे टफ है वेट लिफ्टिंग में, तो ये पूरा एशिया आता है वहाँ पे। चाइना, ईरान, रशियन स्टेट्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, पावर वाली गेम्स में। तो उनको विन करना बहुत ड्रीम है पाकिस्तानी के लिए। तो वो 2007 में मैंने 3 मेडल विन किए, वो सबसे मेमोरेबल इवेंट है। माशाल्लाह। और उस वक्त जब एक्चुअली परफॉर्म कर रहे थे, क्या एहसास या ख्याल था कि मैं कोई मेडल ले जाऊंगा, या डाउट था? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी की हुई थी पूरी, क्योंकि इंटरनेशनल कोच के पास की थी। इजिप्शियन कोच था जो पाकिस्तान ने हायर किया था, माशाल्लाह। उसने हमें वो इस इवेंट के लिए प्रिपेयर किया था साल डेढ़। तो हम फुली प्रिपेयर गए थे। वाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह में कॉन्फिडेंस था कि हम मेडल लेके ही आएंगे। 3 लड़के गए थे, तीनों गुजरांवाला, तीनों लड़के मेडल लेके आए। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये गुजरांवाला की मिट्टी में क्या है? ये कुछ है, जिस तरह हम म्यूजिक की बात करते हैं तो फैसलाबाद में, और कॉमेडी की बात करते हैं तो फैसलाबाद की मिट्टी में कुछ है। तो गुजरांवाला के पानी में ऐसा क्या है कि गुजरांवाला से सबसे ज्यादा हमारे ये वाले एथलीट्स निकलते हैं? वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, कबड्डी, एक्चुअली अखाड़े भी वहाँ पे बहुत से हैं। गुजरांवाला एक्चुअली लाहौर के मुकाबले में अगर देखें तो छोटा शहर है और रवायती है। आज तक गुजरांवाला ने अपनी रवायत नहीं छोड़ी, और स्पोर्ट्स में भी वो रवायती है। जो ख़ानदान माइग्रेट हुए थे इंडिया से रेसलर, और जो मकामी रेसलर थे बड़े उस वक़्त के, उन्होंने अपनी नस्लों को फिर आगे करवाई, और वो आज तक जारी है। और गुजरांवाला में कोई अगर पहलवानी प्रोफेशनल नहीं भी ना करता तो उसको दाव पेज का पता होता है, चाहे वो बहू है, चाहे वो किसी और शोबे में है, लेकिन उसको पहलवानी के दाव पेज, वेट लिफ्टिंग की टेक्निक का थोड़ा बहुत ज़रूर पता होता है, चूँकि हर तरफ ये माहौल है। सर, आपका सबसे यादगार, मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कैसे इंसान के लिए जिसने अपनी 25 साल के बाद, आपने 66 के अगर हैं तो 41 ईयर्स तो आपने अपनी ज़िंदगी के दे दिए ना स्पोर्ट को। अब उसमें ऑब्वियसली तैयारी और सारा कुछ और फिर आना, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इन 41 ईयर्स के अंदर आपके लिए सबसे यादगार क्या रहा? मेरे लिए यादगार सबसे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो फर्स्ट टाइम व्हेन
मैंने डिस्ट्रिक्ट जीती तो एक छोटी सी ट्रॉफ़ी मुझे मिली और मैंने सारा दिन, उस वक़्त टांगे चलते थे, टांगा मैंने सालम किराए पे लेके 8 रुपए दिए सारे दिन के उसके। सदके। तो मैं सारे दिन, ये मुझे उसने मोटिवेट किया कि ये स्पोर्ट। दूसरा यादगार जो मेरे लिए बड़ा एक, अभी रिसेंटली चूँकि मेरा डाई मेन आर्टरी बंद है दिल की, और डॉक्टर मुझे बाईपास कह रहे हैं, और मिनिमम वो कह रहे हैं कि आप स्टंट डालो। तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मैं तो ट्रेनिंग करता हूँ और ट्रेनिंग करूँगा, ना मैं बाईपास करवाना ना मैंने स्टंट डलवाने हैं, क्योंकि अगर स्टंट डलवा दिए तो फिर मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकूँगा। यहाँ तक कि डॉक्टर नुमान है पंजाब कार्डियोलॉजी के, कहने लगे यार थोड़ा वेट उठा ली लेकिन स्टंट डलवा लो। मैंने कहा सॉरी। वो मेरा यादगार इसलिए है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम ये दिल के मरीज़ होने के बावजूद फ़र्स्ट ट्रैवल मैंने किया एशिया के लिए लास्ट ईयर, तो मेरे जहन में थोड़ा सा ये था कि यार पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, फिट था, तो ट्रेनिंग करता था, कोई झिझक नहीं थी, कॉन्फिडेंस था। अब चूँकि मेरे अंदर ही एक प्रॉब्लम चल रही है और डॉक्टर मुझे डरा रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या हालात, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मैंने ये मेडल लेना है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है, मौत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौत किसी हार्ट पेशेंट की मोहताज नहीं है, किसी दिल की मोहताज नहीं है, किसी एक्सीडेंट की मोहताज नहीं है। भैया, लेकिन आप हमारे लेजेंड हैं, एक बहुत बड़े हमारे मुल्क का असासा हैं। आप जैसे लोग जो हैं असल में हमारे अनसंग हीरोज़ होते हैं। रिक्वेस्ट है एक बहन होने के नाते कि सर दिल का मामला जो है ना वो ज़रा सीरियस भी हो सकता है, और अगर डॉक्टर बाईपास कह रहा है तो क्या बाईपास के बाद आप नहीं कर पाएंगे? थोड़ा सा मैं यहाँ 6 पे महीने की रिकवरी होगी, लेकिन सर इंशाल्लाह बाईपास के बाद तो बंदा एक तरह से 0 मीटर हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा ये भी कर क्या दूं कि कहते हो उस्मान बेटा? वो तो माना हुआ है, आप नहीं मान रहे। सारी फैमिली पीछे पड़ी है। थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए ये है कि मैंने इंग्लैंड, मुझे फ़र्स्ट टाइम बैक प्रॉब्लम हुई डिस्क की, ब्रिटिश ओपन चैम्पियनशिप लड़ रहा था 1997 में, तो बैक प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ के डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया, तो मेरा इलाज वो प्रॉपर मुझे सही नहीं कर सके। मैंने फिर जिम जाके अपने आप को सही किया। अल्लाह ने मुझे जिम से सर ही की वो रीढ़ की हड्डी में, और दिल जो आपका, देखिए दिल या दिमाग अल्लाह ना करे ना उज़बिल्ला रुक गया तो हम तो गए। अच्छा, वो रुकेगा जब टाइम मेरा आएगा, उससे पहले नहीं रुक सकता, ये मेरा ईमान है। उससे पहले नहीं रुक मैंने अपनी कोशिश की है व्यूअर्स, कोई मुझे ये नहीं कह सकता। अब भाई हैं मेरे बड़े प्यारे, और माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपको अपने बच्चों के और अपनी फैमिली के सर पे सलामत रखे। सर नो डाउट कि ये एक पैशन है और आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया, लेकिन भैया आप हैं तो सब कुछ है, राइट के रॉन्ग उस्मान? तो फ्यूचर प्लान्स क्या है उस्मान आपके? फ्यूचर प्लान यही है कि आने वाले कंपटीशन जो मास्टर्स के वेट लिफ्टिंग के इंटरनेशनल नेशनल, उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे पाकिस्तान के लिए, और होप फॉर द और दोनों बाप बेस्ट बेटे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सर फाइनली आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी भी ये मेरे साथ अबू धाबी जाना था, अबू धाबी वालों ने वीज़ा नहीं दिया, है। वरना ये गोल्ड मेडल था वहाँ पे मेरे साथ ही। इंशाल्लाह। तो मैं तो अपने पाकिस्तानी कौम को यही कहूँगा कि रिटायरमेंट निकाल दें जहन से। अगर आप खाना खाते हैं तो फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं है? तो नमाज, दुनिया में दो ही मेहनत है मेरी नज़र में, एक रूह की और एक जिस्म की। बिल्कुल। रूह की मेहनत है इबादत, उसको आप कॉमन कंटिन्यू करें, और दूसरी मेहनत है जिस्म की, उसको आप कंटिन्यू करें टिल डेथ। तो बाकी सारा कुछ अल्लाह के पास है, अल्लाह जो चाहे करता है, लेकिन अपना बेस्ट जो है ना वो डिलीवर करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने हमारे सेट को इस काबिल समझा नहीं कि जी, आप आपकी- आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी, सर। उस्मान, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग मेरे भाई, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। और शेफ फ़खरुन्निसा आपका भी शुक्रिया। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे हमारे ये वो हीरोज़ हैं, अनसंग इसलिए कहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनते हैं, आप इनको PTV स्पोर्ट्स पे देखते हैं, थोड़ा बहुत वो चीज़ हाईलाइट होती है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो हमें ज़िंदगी एक सेहतमंद और हेल्दी अंदाज में जीने का ढंग सिखा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें सिखा सकते हैं कि ज़ीरो से हीरो अपने आप को कैसे बनाते हैं, अपने मुल्क की पॉजिटिव इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम अपने स्क्रीन के हीरोज़ को और हीरोइंस को इतना टाइम और वैल्यू देते हैं, तो हमारे ये वाले जो हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उनको भी हमेशा दुआओं में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।